हेलो बच्चों, वेलकम अगेन टू योर एजुकेशनल हब। डियर स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करने वाले हैं वन शॉर्ट वीडियो में मैग्नेटिज्म एंड मटेरियल। पूरा कंप्लीट चैप्टर एक ही वीडियो में हम कवर करेंगे। इससे पहले मैंने एक इस चैप्टर का ही, इसी यूनिट का ही हमने एक वीडियो ऑलरेडी बना रखा है, यानी जिसमें हमने पढ़ा था मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सो इस चैप्टर में एंटर करते हैं। सबसे पहले मैग्नेट के बारे में अपने को पता होना चाहिए, मैग्नेट एक्चुअल में क्या होती है। मैग्नेट आप सबने देखी है। मैग्नेट क्या होती है बेटा? मैग्नेट सबने देखी होगी। मैग्नेट के अंदर कुछ अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी होती है जो आयरन, कोबाल्ट, निकिल को अट्रैक्ट करती है। आयरन, कोबाल्ट और निकिल जैसे मटेरियल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, ठीक है। और मैग्नेट के अंदर एक खास प्रॉपर्टी भी होती है कि उसके अंदर पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। ये सबको पता है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट हमेशा किस डायरेक्शन में अलाइन होती है अपने आप को? जो ज्योग्राफिकल नॉर्थ है और ज्योग्राफिकल साउथ है उस डायरेक्शन में अपने आप को अलाइन करती है फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट। इसके अंदर एक इंडक्टिव प्रॉपर्टी भी होती है, यानी किसी मैग्नेट के साथ में अगर मैंने कोई आयरन का टुकड़ा इससे अट्रैक्ट कर दिया, चिपका दिया, तो ये आयरन का जो टुकड़ा है ये भी एक मैग्नेट की तरह से बिहेव करना शुरू कर देता है। ये फर्दर किसी और मैग्नेट को अपनी तरफ या फिर किसी और आयरन के टुकड़े को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, ठीक है। इस प्रॉपर्टी को हम इंडक्टिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। तो ये प्रॉपर्टी भी होती है। कितने भी फाइन छोटे टुकड़े कर लीजिए, मैग्नेट के अंदर डायपोल होता है, सिंगल पोल कभी एग्जिस्ट नहीं करता। मतलब कितने भी छोटे टुकड़े करेंगे उसके अंदर नॉर्थ और साउथ पोल जरूर मिलेगा, ठीक है। और मैग्नेट जो होती है बेसिकली हम ये कह सकते हैं ये एक और का एक्चुअल में एक्सट्रैक्ट है जिसको हम Fe3O4 बोल सकते हैं, ठीक है। फेरिक ऑक्साइड और केमिस्ट्री में पढ़ेंगे तो फेरस ऑक्साइड आई थिंक जो भी है, ठीक है। तो मैग्नेट है ये हमारी तरफ से। अब इसका भी मैग्नेटिक फील्ड होता है, हम जो पढ़ेंगे इसका भी अपना एक मैग्नेटिक फील्ड होता है। वो कौन सा है मैग्नेटिक फील्ड, किस तरीके का होता है? जैसा हमने सोलेनॉइड का स्टडी किया था, ये मान लो एक मैग्नेट है बेटा, इसमें नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल। नॉर्थ से मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स निकलती है, साउथ में एंटर करती है, अंदर हमेशा साउथ से नॉर्थ डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होता है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है, बाहर हमेशा जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, जबकि अंदर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। और स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड भी है, ये भी ध्यान रखिए, ठीक है। इसके बाद आती है बात कि मैग्नेट के बारे में अपने को इतनी कुछ पता चल गया तो मैग्नेट के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट लॉ है। जैसे आपने गॉस थ्योरम पढ़ी है, वैसे ही यहां पे भी गॉस थ्योरम है। कूलॉम्स लॉ स्टडी किया है आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर, यहां पे भी कूलॉम्स लॉ है। तो कूलॉम्स लॉ क्या है उसको समझते हैं, कूलॉम्स लॉ। इन मैग्नेटिज्म, ठीक है। कूलॉम्स लॉ इन मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म में कूलॉम्स लॉ क्या बोलता है कि हमारे पास में दो पोल है, एक नॉर्थ पोल ये है और ये मान लो नॉर्थ भी हो सकता है साउथ भी हो सकता है, ठीक है। साउथ पोल सपोज करो, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, मैग्नेटिक फोर्स इनके बीच में एक्ट करता है। अगर इसकी पोल स्ट्रेंथ को मैं m1 से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, इसकी पोल स्ट्रेंथ को m2 से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। m1 m2 यहां पे क्या है? पोल स्ट्रेंथ बेटा, पोल स्ट्रेंथ है। क्या है? पोल स्ट्रेंथ, मास नहीं है। कभी m से समझो कि मास होगा। सो m1 m2 यहां पे क्या है? पोल स्ट्रेंथ है। और इनके पोल से पोल के बीच का जो गैप है लेट्स सपोज r है। तो कूलॉम्स लॉ जो है वो क्या बोलता है? जब फोर्स ऑफ मैग्नेटिज्म कह सकते हैं, जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन द टू पोल्स is directly proportional to the product of their pole strength and inversely proportional to square of distance between them. So we can simply say that m1 m2 upon r square, ठीक है। अब m1 m2 हो सकता है किसी जगह पे इसको q m1 से रिप्रेजेंट किया हो, q m2 से रिप्रेजेंट किया हो, q1। ये क्या है? पोल स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करने के लिए अलग अलग सिंबल यूज किए जा सकते हैं, बट फाइनली यहां पे जो कांस्टेंट यूज होता है वो है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये हम लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि इसकी वैल्यू कितनी होती है एग्जैक्टली, ठीक है। और यूनिट्स क्या है? ये है मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है, दो पोल्स के बीच में। अब ये अट्रैक्टिव नेचर का भी हो सकता है, रिपल्सिव, दोनों नेचर का होता है। अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है भाई, अट्रैक्टिव एज वेल एज रिपल्सिव। अब ये आपको पता है भी रिपल्सिव कब होगा और अट्रैक्टिव कब होगा। अट्रैक्टिव तो सेम नॉर्थ पोल और साउथ पोल अपोजिट पोलैरिटी होगी, मतलब अनलाइक पोल अट्रैक्ट ईच अदर, लाइक पोल रिपेल ईच अदर, ये कह सकते हैं। यहां पे भी फोर्स आपने देखा इनवर्सली स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के प्रोपोर्शनल है।
जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा मैग्नेटिक फोर्स कम होता चला जाएगा, वीक होता चला जाएगा। ठीक है, इसके साथ साथ जो पोल स्ट्रेंथ है उनके प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। पोल स्ट्रेंथ जितनी ज्यादा होगी मैग्नेटिक फोर्स उतना ही ज्यादा होगा। ये भी ध्यान रखो, न्यूटन्स थर्ड लॉ को फॉलो करता है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। दोनों मैग्नेट्स जो है एक दूसरे को इक्वल एंड अपोजिट फोर्स से अट्रैक्ट करेगी, कि जो इनकी पोल स्ट्रेंथ है वो चाहे कितनी भी हो इस पे डिपेंड नहीं करेगी। सो ये है इनके बीच में लगने वाला रिपल्सिव फोर्स, ठीक है, या अट्रैक्टिव फोर्स हो सकता है। अब ये कूलॉम्स लॉ है। अब अगर इसको हम मैग्नेटिक फील्ड के साथ में कनेक्ट करके देखें, मैग्नेटिक फील्ड के साथ में, तो मैग्नेटिक फोर्स कैन आल्सो बी रिटन एज m इंटू बी। बिल्कुल आप इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ के आए हो, फोर्स क्या होता था, चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, यहां पे चार्ज की जगह पे क्या आ गया, पोल स्ट्रेंथ आ गई। ठीक है, पोल स्ट्रेंथ किसकी जगह ले रहा है, ये चार्ज की जगह ले रहा है, क्यू की जगह पे आया है, चार्ज की जगह पे आया है। ठीक है, और जो वहां पे कांस्टेंट था, याद कीजिए वहां पे कांस्टेंट हमने के यूज किया था, जिसकी वैल्यू हमने लिखा था 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट। ठीक है, वैक्यूम के लिए। अब यहाँ पे 1/एप्सिलॉन नोट की जगह पे क्या आ गया, म्यू नोट अपॉन 4 पाई एज इट इज। 1/एप्सिलॉन नोट को रिप्लेस किसने किया है, म्यू नोट ने। तो जितने फॉर्मूले आएंगे उनमें मैग्नेटिज्म के अंदर हमने 1/एप्सिलॉन नोट को म्यू नोट से रिप्लेस किया है। ठीक है, ये चीज आ जाता है यहाँ पे कांस्टेंट। सो वेल यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स, अगर मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है तो m इंटू बी की फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं। इतनी बात समझ आ गई। उसके बाद जो हमारी बार मैग्नेट है, इस बार मैग्नेट के, ठीक है, इस बार मैग्नेट के एक्सियल और इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, अब हम ये सीखेंगे। तो यहां पे टॉपिक लिख लेते हैं, मैग्नेटिक फील्ड। सबसे पहले तो पोल स्ट्रेंथ, डायपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट समझ लेते हैं। मैग्नेटिक डायपोल क्या होता है, मैग्नेटिक डायपोल, मैग्नेटिक डायपोल बेटा सीधी सी बात है, दो इक्वल एंड अपोजिट पोल्स हैं एक किस्म से, जिनकी पोल स्ट्रेंथ इक्वल है। अब यहां नॉर्थ पोल और साउथ पोल दोनों की पोलैरिटी जो है अपोजिट बेसिक है, लेकिन इनकी पोल स्ट्रेंथ जो है वो सेम है, इनके बीच का गैप बहुत ही कम है, तो ये एक मैग्नेटिक डायपोल है। इनके बीच के गैप को मैंने रिप्रेजेंट किया लेट्स सपोज 2L से, और इसकी पोल स्ट्रेंथ को हमने M से रिप्रेजेंट किया। ठीक है, और अभी देखो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट किसको बोल रहे हैं। सो मैग्नेटिक डायपोल बिल्कुल आपने जैसे इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट पढ़ा था वैसे ही है। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कैपिटल M से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। ये मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट यहां पे प्रोडक्ट ऑफ पोल स्ट्रेंथ इनटू गैप बिटवीन द अपोजिट पोल्स। ठीक है, गैप बिटवीन द अपोजिट पोल्स, ये मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होता है मैग्नेट से, बार मैग्नेट या मैग्नेट से हम कह रहे हैं। इससे अलावा भी आपने मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट पढ़ा था, लास्ट लेक्चर जो हमने वन शॉट का बनाया था उसके अंदर हमने पढ़ा था M इज ऑल्सो इक्वल्स टू NIA। NIA, N क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स, I यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ करंट, और A क्या है, एरिया ऑफ कॉइल। तो हम करंट कैरिंग कॉइल अगर है या सोलेनॉइड है उसका भी हम मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे बार मैग्नेट है तो उसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कितना होता है, पोल स्ट्रेंथ और इनटू में गैप बिटवीन द अपोजिट पोलैरिटी। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी है, ध्यान रहे ये क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपना, ध्यान रखना। ठीक है, न्यूमेरिकल बनता है, इस पे न्यूमेरिकल बनता है बहुत सारी। दो मैग्नेट को हमने हाफ कर दिया, दो मैग्नेट को एक दूसरे के साथ अटैच कर दिया, तो उससे इसके मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा उन पे हम बात करेंगे। सो वेल वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी एसआई यूनिट क्या होनी चाहिए, देखो एसआई यूनिट इसकी क्या होती है, याद रखिए एसआई यूनिट इज एम्पेयर मीटर स्क्वायर। क्या होती है, एम्पेयर मीटर स्क्वायर। और पोल स्ट्रेंथ जिसको हम बोल रहे हैं पोल स्ट्रेंथ, पोल स्ट्रेंथ की क्या रहती है, अगर पोल स्ट्रेंथ की यूनिट पूछ ले तो ये भी क्योंकि कंफ्यूज करने वाला है, एम्पेयर पर मीटर होती है। ठीक है, एम्पेयर पर मीटर नहीं, सॉरी, एम्पेयर मीटर, एम्पेयर मीटर। ठीक है, एम्पेयर मीटर। ठीक है, एम्पेयर पर मीटर भी होती है, वो होती है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन की, मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी की, मैग्नेटाइजिंग फोर्स कह सकते हैं। ठीक है, मैग्नेटिक इंटेंसिटी और इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, ये पोल स्ट्रेंथ है एम्पेयर मीटर।
और एम्पेयर पर मीटर स्क्वायर अगर आ जाए तो करंट डेंसिटी पड़ा था, याद कीजिए करंट डेंसिटी I/A, ये होता है एम्पेयर पर मीटर स्क्वायर। और एम्पेयर मीटर स्क्वायर किसकी है, ये अभी हमने पढ़ा मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। ठीक है, इस पे कैसे क्वेश्चन सेट कर सकता है उस पे बात कर लेते हैं। देखिए मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट में कहता है कि एक बार मैग्नेट है जिसकी लेंथ हमें दे रखी है L, ये L लेंथ की बार मैग्नेट है और इसका डायपोल मोमेंट है कैपिटल M। इसको हमने क्या कर दिया, एक सेमी सर्किल बना दिया, इसका सेमी सर्किल बना दिया इसका, ये नॉर्थ पोल ये साउथ पोल, यहां नॉर्थ और यहां साउथ। अब कह रहा है कि इसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कितना होगा, इसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कितना होगा। तो बेटा सीधी सी बात है, ये कितना हिस्सा है, सेमी सर्किल बनाया है तो 2πr का हाफ कितना हो गया, πr, r इसकी रेडियस है, r इसकी रेडियस है, तो r और r यहां तक का गैप कितना हो जाएगा 2r। पोल स्ट्रेंथ, मोड़ने से पोल स्ट्रेंथ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन दो पोल्स के बीच का गैप जो है यहां पे वेरी कर गया, तो मैंने यहां पे लिखा m डैश इज इक्वल्स टू जो पोल स्ट्रेंथ है इनटू में यहां से यहां तक का गैप जो है कितना है वो लिखा मैंने 2r। अब मुझे r नहीं पता इसका कितना है, r निकालने के लिए मैंने पाई r को, ये पाई r को किसके इक्वल रख लिया, इसकी लेंथ के इक्वल रखा, इसकी लेंथ के इक्वल रखा। तो यहां पे मुझे r की वैल्यू पता चला L/पाई है, ये वैल्यू इसमें हम पुट कर देते हैं m डैश इज इक्वल्स टू स्मॉल m इनटू में ट्वाइस ऑफ L बाय पाई, ट्वाइस ऑफ L बाय पाई। अब कैपिटल M के साथ में क्या रिलेशन है, कैपिटल M आप लिखोगे तो M इंटू L के बराबर है, तो यहां पे कैपिटल M किसको लिखूंगा मैं, ये और ये का मल्टीप्लीकेशन, यानी 2 कैपिटल M डिवाइड बाय पाई आ जाएगा M डैश। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन बना सकता है, समझ आ गया। हाँ जी, देखो नेक्स्ट बात करते हैं। इसी तरीके से मान लो एक मैग्नेट ये है, सेम लेंथ है, यहां पे नॉर्थ पोल और यहां साउथ पोल। अगर यहां पे सेम पोल स्ट्रेंथ की दूसरी मैग्नेट मैंने साउथ और यहां नॉर्थ लिखा, तो इसकी पोल स्ट्रेंथ देखो कितनी बनने वाली है, डायपोल मोमेंट कितनी बनने वाली है। देखो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है साउथ से नॉर्थ, किधर होती है, साउथ से नॉर्थ, गलती से भी नॉर्थ से साउथ मत कर देना। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन साउथ से नॉर्थ, इधर भी साउथ से नॉर्थ। इसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट भी उतना ही होगा जितना इसका है, क्योंकि कहा कि पोल स्ट्रेंथ सेम है और लेंथ सेम है, पोल स्ट्रेंथ सेम है और लेंथ सेम है, तो इनका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इक्वल एंड अपोजिट हो गया, कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक है, नेट डायपोल मोमेंट m डैश कितना हो जाएगा 0। लेकिन अगर ये सेम डायरेक्शन में होती, अगर ये सेम डायरेक्शन में होती, इनकी पोलैरिटी सेम डायरेक्शन में होती, जैसे ये यहाँ पे मैंने लिखा नॉर्थ, यहाँ पे भी नॉर्थ, यहाँ साउथ, लेंथ इनकी L और एक की पोल स्ट्रेंथ दे रखी है M, तो अब डायपोल मोमेंट कितना होगा, इसका डायपोल मोमेंट आप लिखते M, इसका भी कितना लिखते M, नॉर्थ से साउथ नहीं होगा, डायरेक्शन आप अपोजिट बनाओ इसकी। ठीक है, डायरेक्शन बनेगी ये, इसकी ये। ठीक है, तो इसमें पोल स्ट्रेंथ है M और इसमें M कितना है, स्मॉल m इंटू लेंथ, यहाँ पे कितना है स्मॉल m इंटू लेंथ, डायरेक्शन सेम है तो m डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी, m डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कैपिटल M प्लस में कैपिटल M, यानी ट्वाइस ऑफ m इंटू L के बराबर आ जाएगा। तो इस तरीके से n मैग्नेट लगा रखा है तो n टाइम्स हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, इसी तरीके से हमने कहा कि दो मैग्नेट ऐसे रखी है, यहां पे मैंने कहा कि साउथ पोल है, एक ऐसे यहां पे मैंने मैग्नेट रखी, यहां नॉर्थ पोल और यहां नॉर्थ पोल। ठीक है, यहां नॉर्थ पोल, तो एक डायपोल मोमेंट इधर बन रहा है, एक इधर बन रहा है, ये मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट m1 है, इसका m2 वैल्यू आ रही है। अब बेसिकली इसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट नेट कितना आएगा, तो आप लिखोगे नेट डायपोल मोमेंट आ जाएगा m1 स्क्वायर प्लस में m2 स्क्वायर, किसी और एंगल पे है तो प्लस में ट्वाइस ऑफ m1 m2 कोस ऑफ थीटा बिटवीन देम। ठीक है, तो इस तरीके से हम डायरेक्शन भी निकाल सकते हैं उनकी और नेट मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हैं, ऐसे टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो कर सकते हो आप। अब बात करते हैं मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट अपने को समझ आ गया, तो हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, यानी इसके एक्सियल और इक्वेटोरियल लाइन पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, मैग्नेटिक फील्ड पे बात करते हैं। पहले सिंगल पोल से मैग्नेटिक फील्ड कितना बनता है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सिंगल पोल हम बात कर रहे हैं पहले। ठीक है, मान लो मेरे पास में एक ये बार मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल, और इस नॉर्थ पोल से मैंने r डिस्टेंस के ऊपर यहां मेरे को चेक करना है कि मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, यहां मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। ठीक है, तो इसके लिए मैंने क्या किया भाई, यहां मैग्नेटिक फील्ड देखने का मतलब है B इज इक्वल्स टू क्या होगा, F बाई एम, यानी इस जगह पे मैं एक ऐसा पोल रखूंगा जिसका
पोल स्ट्रेंथ न के बराबर है, जिसका पोल स्ट्रेंथ न के बराबर है, तो यहां रखूंगा उसको। मैंने क्या किया, मैग्नेटिक फोर्स आपने पढ़ा था म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, यहाँ m1 m2 फोर्स था, तो यहाँ पे जो भी पोल स्ट्रेंथ अगर इसकी m ले रहे हैं तो यहाँ पे भी m अपॉन आर स्क्वायर, ये मतलब मैग्नेटिक फील्ड बनता है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या बन गया, इसको टिप्स पे रखिए, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, यहाँ m अपॉन आर स्क्वायर। करेक्टली यहाँ पे भी सिंगल पोल से पोल जो मैग्नेटिक फील्ड है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस है। दिस फॉर्मूला इज ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू, क्या लिखेंगे, Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नोट आर स्क्वायर, याद कीजिए इसके बिल्कुल इक्विवेलेंट है। 1 बाय एप्सिलॉन नोट को म्यू नोट लिख दो, Q की जगह M आ गया। तो ये मैग्नेटिक फील्ड हमने निकाल लिया, किससे, एक सिंगल पोल से। अब यही चीज हमें यूज करनी है इसके एक्सियल और इक्वेटोरियल लाइन पे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए। तो टॉपिक आप ले सकते हो मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सियल लाइन ऑफ बार मैग्नेट। एक्सियल लाइन जो है बार मैग्नेट के, एक्सियल लाइन के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, तो ये बार मैग्नेट हमने कंसीडर कर ली। इसके लिए ये साउथ पोल मान लिया मैंने, ये नॉर्थ पोल मान लिया, और एक ये इसकी एक्सियल लाइन है। हमारा मकसद है इस पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, इस पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा ये चेक करना है। मैंने ये कहा कि इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो 2L है, और इसके मिड पॉइंट से R डिस्टेंस के ऊपर आप मैग्नेटिक फील्ड चेक करना चाह रहे हो, तो सीधी सी बात है कितना होगा ये कैसे पता चलेगा। तो सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एन पोल, नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड कितना बनने वाला है ये निकालते हैं। नॉर्थ पोल से इस पॉइंट के ऊपर, ये जो भी पॉइंट आपने मान लिया एक्स पॉइंट के ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड मैंने लिखा Bn विच इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और पोल स्ट्रेंथ को हमने m से रिप्रेजेंट किया। डिस्टेंस कितना आ जाएगा, n से x तक का डिस्टेंस लेंगे ना, n से x तक का डिस्टेंस कितना होने वाला है भाई, मिड पॉइंट से r है, और इधर कितना बचेगा, ये l और ये l, ठीक है। इसीलिए तो यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं, r प्लस l, तो यहां लिखूंगा बेटा r प्लस में l का होल स्क्वायर। ठीक है, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, हमेशा n से x की डायरेक्शन में निकलेगा मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो ये है हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गई। इसी तरीके से मैंने निकाल लिया मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू साउथ पोल, साउथ पोल से और निकाल लिया। साउथ पोल से कितना बनेगा, बी एस इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और यहाँ पोल स्ट्रेंथ m, लेकिन इस बार डिस्टेंस साउथ पोल से, सॉरी यहाँ पे नॉर्थ पोल से था, नॉर्थ पोल के लिए बेटा इसको हटाओ, यहाँ माइनस आएगा, नॉर्थ पोल यहाँ है, ये मैंने इसको साउथ पोल को नॉर्थ कंसीडर कर लिया, तो यहां से डिस्टेंस कितना हो जाएगा, r माइनस एल, तो r माइनस एल, और यहां आएगा r प्लस एल का होल स्क्वायर। ये हमारी सेकंड इक्वेशन बन गई बेटा। इसकी डायरेक्शन क्या है, साउथ पोल है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन x से s की तरफ होगा, अपोजिट होगा। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड हम कैसे निकालेंगे, नेट मैग्नेटिक फील्ड कैन बी रिटन एज एट x इज इक्वल्स टू, कितना बन जाएगा, b का जो मैग्नीट्यूड होगा दैट विल बी इक्वल्स टू, जो पोल नजदीक है उसका मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, तो मैंने लिख दिया bn के मैग्नीट्यूड माइनस bs मैग्नीट्यूड। ठीक है, इनका डिफरेंस ले लेंगे। अब इनका डिफरेंस लेते ही हमारे पास में रिजल्ट क्या आ जाएगा, उस पे बात करते हैं। मैंने सब्ट्रैक्ट करना है नेट मैग्नेटिक फील्ड, bn से कितना आया था, सारी चीज उसमें से जो कॉमन आ रही है उसको कॉमन निकाल लो, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा, यहाँ पे बचा 1 बाई r माइनस एल का होल स्क्वायर, बचा कि नहीं बचा, माइनस करोगे यहाँ पे कितना बचेगा, bs माइनस कर रहे हो तो यहाँ पे बचेगा 1 बाई r प्लस एल का होल स्क्वायर, समझ आया या नहीं। अगर ऐसा है तो यहाँ पे बना भाई म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई इंटू एम, और इसका एलसीएम आपने लिया होगा r माइनस एल स्क्वायर, और यहां आ गया r प्लस एल का स्क्वायर। ठीक है, अब ये टर्म सेम टू सेम यहां लिखी जाएगी, माइनस r माइनस एल का होल स्क्वायर, और इसका आपने
सॉल्यूशन किया तो क्या आ रहा है, म्यू नॉट एम बाय 4 पाई, और ये बन जाएगी टर्म, देखो ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, तो ए इंटू बी का होल स्क्वायर, तो यानी ये बनेगी टर्म आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ठीक है, और उसकी पूरे की पावर 2। इसको आपने खोल दिया तो ये बनेगा बेटा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2r इंटू एल माइनस एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस 2rl, ये टर्म आ जाएगी, ये टर्म आ जाएगी। देखो जरा कुछ कैंसिल हो रहा है, कैंसिल कर दो, जो जो कैंसिल हो रहा है, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर, ये 2rl है, ये 2rl है, 4rl हो गया, ठीक है, 4rl हो गया। तो b इज इक्वल्स टू म्यू नॉट m अपॉन 4 पाई, और यहां पे जो 4rl है उसको मैंने 2l इंटू 2r की फॉर्म में लिख दिया। देखो जरा 2l इंटू 2r की फॉर्म में क्यों लिखा, क्योंकि m इंटू 2l ही हमारा क्या है, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है, इसीलिए ऐसा लिखा है। यहां पे बना मेरा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का स्क्वायर। अब ये जो टर्म है ये कैपिटल M को रिप्रेजेंट करती है, किसको रिप्रेजेंट करती है, कैपिटल M को रिप्रेजेंट करती है, ये टर्म कैपिटल M को रिप्रेजेंट करती है। तो मैंने क्या लिखा, एग्जैक्टली B इज इक्वल्स टू मेरे पास आ गया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और ट्वाइस ऑफ कैपिटल M इंटू आर डिवाइड बाई आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का स्क्वायर आ गया। तो भाई ये तो नेट मैग्नेटिक फील्ड आ गया, एग्जैक्ट वैल्यू तो ये है। लेकिन अगर हम आइडियल डायपोल का केस कंसीडर करें, आइडियल डायपोल का केस अगर हम कंसीडर करें तो फिर क्या बनेगा, तो फिर हम इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करके लिख सकते हैं। हमने कहा कि इफ r इज वेरी वेरी ग्रेटर देन l, तो l को आप नेग्लेक्ट करोगे, नीचे वाला l स्क्वायर है वो नेग्लेक्ट हो गया, r की पावर 4 बनेगा, एक r ऊपर है, कैंसिल करेंगे तो b इज इक्वल्स टू आ जाएगा मेरे पास म्यू नॉट ट्वाइस ऑफ कैपिटल M डिवाइड बाय 4 पाई r क्यूब, ये आएगा। यहां पे मैग्नेटिक फील्ड जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ डिस्टेंस आ रहा है, ये ध्यान रखिए। सिंगल पोल से इनवर्सली स्क्वायर के प्रोपोर्शनल था, लेकिन अगर डायपोल है तो डायपोल में मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ डिस्टेंस होता है, ठीक है। ये था मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सियल लाइन ऑफ बार मैग्नेट। नेक्स्ट पे बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड एट द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ बार मैग्नेट। बार मैग्नेट के इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, अब हम ये फाइंड आउट करते हैं। तो भाई कैसे निकालेंगे, इसके लिए हम फिर कंसीडर करते हैं कि भाई हमारा बार मैग्नेट हमने मान लिया एक, ये बार मैग्नेट कंसीडर किया, ठीक है। और अगर बार मैग्नेट है तो इसका ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल हमने कंसीडर किया, ठीक है। और इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो हम 2l लेंगे, और इससे r डिस्टेंस के ऊपर हमने कोई पॉइंट कंसीडर कर लिया जहां पे अपना मकसद है मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना। यहां पे ये मैग्नेटिक फील्ड, नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड कैसा बनता है, ठीक है, और ये साउथ पोल से मैग्नेटिक फील्ड बन गया। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को दिखाने के लिए मैंने ये bn बोला, और इधर बनेगा बेटा BS, क्योंकि साउथ पोल में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंटर करती है। ये वो पॉइंट है जहां पे आपको मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है, इसको मैंने P पॉइंट बोल दिया। मिड पॉइंट O है जहां से R डिस्टेंस के ऊपर आपका P पॉइंट लाई कर रहा है, और N और O के बीच का लेंथ L, और O और S के बीच का लेंथ L, क्योंकि N और S के बीच का टोटल डिस्टेंस हमने 2L लिया है। तो डेफिनेटली ये 90 डिग्री पे है, ये 90 डिग्री पे ये एंगल थीटा है, तो इसको हम लिखेंगे बेटा कितना, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, यही बनेगा। पाइथागोरस थ्योरम लगा दी हमने।
और यहाँ नेट मैग्नेटिक फील्ड देखो Bn और Bs के बीच जो नेट मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो इस डायरेक्शन में एक्स एक्सिस के अलोंग मिलेगा, इधर वाई एक्सिस है हमारी, सपोज कर लो। और ये एंगल थीटा है तो डेफिनेटली ये भी थीटा है। Bn का कंपोनेंट इधर कितना आएगा, Bn कोस ऑफ थीटा, और दूसरा कंपोनेंट वर्टिकल कंपोनेंट बनेगा आपका Bn साइन ऑफ थीटा। ठीक है, हाँ जी। इसी तरीके से आपका Bs का कंपोनेंट, ये भी एंगल थीटा है, Bs का कंपोनेंट इधर बनेगा Bs कॉस ऑफ थीटा, और इधर बनेगा वर्टिकल कंपोनेंट जिसको आप लिखोगे Bs साइन ऑफ थीटा, ये कंपोनेंट। ठीक है, समझ आ गया। सारा फिगर जो है हमने बना लिया, इस फिगर को ध्यान से समझ लो, इस फिगर के बेस पे ही हम सारा डेरिवेशंस करने वाले हैं। अगेन डायपोल मोमेंट कैपिटल M तो हमारा वही स्मॉल m इंटू 2l हम लेके चल रहे हैं बेटा, ये तो इतना मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट बनेगा। अब मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इतना है तो आपका जो P पॉइंट है मिड पॉइंट से R डिस्टेंस के ऊपर है, सो मैग्नेटिक फील्ड एट P ड्यू टू N पोल, नॉर्थ पोल से कितना बनेगा, तो आप लिखोगे Bn इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और m अपॉन डिस्टेंस आएगा n से p, और उसका स्क्वायर करते हैं तो डिस्टेंस है हमारे पास r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, अंडर रूट का स्क्वायर करेंगे, अंडर रूट कैंसिल, और ये डायरेक्शन आ गई कितनी, किस डायरेक्शन में आएगी, नॉर्थ से p पॉइंट की तरफ, नॉर्थ पोल से p पॉइंट की तरफ इसकी डायरेक्शन होगी। ये हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट होगी। इसी तरीके से मैंने लिखा मैग्नेटिक फील्ड एट P ड्यू टू साउथ पोल। अब साउथ पोल से और बनाओ, शाबाश। साउथ पोल से बनेगा Bs इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन, ये भी डिस्टेंस सेम है तो आपने इसको भी लिखा r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, ठीक है, और अंडर रूट का स्क्वायर करेंगे, अंडर रूट कैंसिल हुआ हमारा। ये मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में आ रहा है, ये इक्वेशन नंबर सेकंड, ये डायरेक्शन आएगी P से S की डायरेक्शन में, P से S की डायरेक्शन में, ठीक है, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब देखो बेटा मैग्नीट्यूड तो Bn और Bs का, अपने को एक बात पता चली फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड कि जो मैग्नीट्यूड है Bn का वो बिल्कुल Bs के मैग्नीट्यूड के इक्वल है, लेकिन डायरेक्शन इक्वल नहीं है। हम देखेंगे कि एक की डायरेक्शन ये है तो एक की ये है, इनके कंपोनेंट्स बनाए तो एक कंपोनेंट Bn का कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस मिल रहा है, Bs का एक कंपोनेंट Bs cos ऑफ थीटा अलोंग एक्स एक्सिस मिल रहा है, और दो वर्टिकल कंपोनेंट है, जो Bn का वर्टिकल कंपोनेंट है Bn साइन ऑफ थीटा, Bn साइन ऑफ थीटा, ठीक है, ये Bn साइन ऑफ थीटा, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। और इधर से जो है एक और कंपोनेंट आपको नजर आ रहा होगा, ये Bs साइन ऑफ थीटा, Bn साइन थीटा और Bs साइन थीटा दोनों इक्वल एंड अपोजिट है, एक इस डायरेक्शन में है तो एक इस डायरेक्शन में है, ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, क्योंकि Bn का मैग्नीट्यूड और Bs का मैग्नीट्यूड तो सेम है, साइन थीटा सेम है, तो ये एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। इसकी वजह से जो नेट मैग्नेटिक फील्ड आएगा, नेट मैग्नेटिक फील्ड हम कैसे लिखेंगे फिर, नेट मैग्नेटिक फील्ड एट P दैट विल बी इक्वल्स टू, हम B इज इक्वल्स टू लिखेंगे Bn कोस ऑफ थीटा प्लस Bs कोस ऑफ थीटा, Bn और Bs सेम है तो आप लिख सकते हो ट्वाइस ऑफ Bn कोस ऑफ थीटा, ये लिख सकते हैं। और Bn की वैल्यू आपके पास में है, कोस थीटा की वैल्यू बेटा यहाँ इस ट्रायंगल से निकाल लो, आपकी मर्जी है, इस ट्रायंगल से निकाल लो। ये एंगल थीटा है, ये बेस है L और ये हाइपोटेन्यूज है, तो cos थीटा की वैल्यू मेरे पास में है L अपॉन रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, है या नहीं, है या नहीं, ठीक है। इस तरीके से तो मेरे पास में अब जो एक्सप्रेशन आ जाएगा, इसको थोड़ा यहां लिखते हैं, B इज इक्वल्स टू, Bn की वैल्यू है म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई m और अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, और ट्वाइस ऑफ यहाँ पे देखो L, कोस थीटा की वैल्यू L, 2 भी आ रहा था ना, ये 2 मैंने यहाँ लिख दिया, और इन डिवाइड बाय में यहाँ आएगी एक और टर्म R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की रूट है 1/2 लिख दिया मैंने पावर, लेकिन मेरे को एक चीज नजर आ रही है बेटा, वो m इंटू 2l, ठीक है,
m इंटू 12 की वैल्यू कितनी है ये बताओ, कैपिटल M यहां दिख रहा है कैपिटल M। तो अब आप क्या करोगे, इसको सिंपली B इज इक्वल्स टू म्यू नोट अपॉन 4 पाई कैपिटल M अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, यहां 1 पावर है यहां 1/2 है, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी 3/2 हो गया। तो ये आ गया। अब यहां पे अगेन आइडियल डायपोल का केस लेते हैं, कंडीशन वही फिर अप्लाई करते हैं, क्या कि R जो है अगर वेरी वेरी ग्रेटर देन L हो, सो L कैन बी नेग्लेक्टेड, L कैन बी नेग्लेक्टेड। L को नेग्लेक्ट करोगे, इस एक्सप्रेशन में से L चला गया तो R स्क्वायर और उसकी पावर 3/2, 2 से 2 कैंसिल, R की पावर 3 रह जाएगी। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड आ गया हमारा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कैपिटल M डिवाइड बाई R क्यूब। बिट अगेन यहां पे भी मैग्नेटिक फील्ड रेसिप्रोकल ऑफ R क्यूब है, देखो ठीक है, रेसिप्रोकल ऑफ R क्यूब। ये मैग्नेटिक फील्ड इक्वेटोरियल और एक्सियल लाइन के ऊपर। आप नोटिस कर रहे हो कि पहले एक्सप्रेशन के अंदर आपने देखा यहां पे ट्वाइस ऑफ कैपिटल M डिवाइड बाई 4 पाई R क्यूब था, यहां पे कितना आया है, यहां ट्वाइस 2 हट गया, बस सीधी सी बात है। यानी हम सिंपली ये लिख सकते हैं क्या, अपने को पता चला B एक्सियल लाइन के ऊपर जितना है और B इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर, तो उनका रेशियो 2:1 आ रहा है। कितना आ रहा है, 2:1। ठीक है, हाँ जी। नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं, किसी भी मैग्नेटिक डायपोल को हम अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो क्या होगा, मैग्नेटिक डायपोल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में जैसे ही किसी डायपोल को रखोगे, ये मान लो मैंने बना लिया एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, हमने कंसीडर कर लिया, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बनाया मैंने भाई, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हो गया हमारा, जिसकी वैल्यू आपने लिखी कि भाई B है, और इसके अंदर मैंने एक बार मैग्नेट हमारी रख ली, ये बार मैग्नेट है जो किसी सर्टेन एंगल के ऊपर हमने इसको रखा है, इस सर्टेन एंगल के ऊपर हमने रख दिया। ठीक है, अब क्या है कि यहां पे नॉर्थ पोल मैंने मान लिया और यहां है साउथ पोल, इसके ऊपर क्या होगा, मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करता होगा, मैग्नेटिक फोर्स साउथ पोल पे मैग्नेटिक फील्ड जो है, मैग्नेटिक फोर्स किस तरफ लगाएगा, अपोजिट टू द मैग्नेटिक फील्ड। तो यहां पे जो फोर्स बन रहा है साउथ पोल पे वो कितना बन गया, M इंटू B, और यहां पे नॉर्थ पोल पे डायरेक्शन क्या रहेगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ही रहेगी, Fn विच इज इक्वल्स टू M इंटू B। ठीक है, ये फोर्स M इंटू B। ठीक है, एक मिनट, कुछ गलत तो नहीं आ गया, हाँ ठीक है, यस। अब देखो क्या होगा कि ये दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स है, फोर्स तो इक्वल है, मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म मैंने कहा है, तो ये क्या करेगा, ये फोर्स इधर और ये इसको इधर, तो ये इसको क्या करेगा, टर्निंग इफेक्ट दे रहा है, रोटेशन दे रहे हैं। यानी जब भी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की बात आएगी, जब भी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की बात आएगी, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर नेट फोर्स हमेशा कितना होता है, 0, याद रखना। ये नेट फोर्स डायपोल के ऊपर, मैग्नेटिक डायपोल चाहे वो इलेक्ट्रिक डायपोल हो, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर नेट फोर्स कितना होगा, 0। लेकिन टॉर्क कितना आएगा वो हम अभी पढ़ेंगे, M/B साइन ऑफ थीटा निकल के आएगा, याद रखना। और अगर नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड दे दे, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड उसने दे दिया, तो उसके अंदर क्या करेंगे, उसके अंदर F नेट की वैल्यू भी नॉन जीरो हो जाएगी, और टॉर्क तो वेरी करेगा ही, टॉर्क वेरी करेगा ही, M/B साइन थीटा। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखनी है। अब यहां पे इसमें टर्निंग इफेक्ट आ रहा है, मतलब टॉर्क प्रोड्यूस होगा, टॉर्क कितना प्रोड्यूस हुआ, टॉर्क प्रोड्यूस्ड वो लिखेंगे। देखो आप पहले नॉर्थ पोल पे फोर्स लिखोगे M/B cos ऑफ थीटा अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, आपने लिखा साउथ पोल पे मैग्नेटिक फोर्स अलोंग द डायरेक्शन अपोजिट टू द मैग्नेटिक फील्ड। दोनों फोर्स इक्वल एंड अपोजिट है,
और ये इसके अंदर हमारी बार मैग्नेट में रोटेशनल इफेक्ट लेके आ रहा है, तो टॉर्क कितना प्रोड्यूस होगा, वन ऑफ द फोर्स मतलब m इंटू बी, वन ऑफ द फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा, यहां से परपेंडिकुलर मैंने डाल दिया, ये परपेंडिकुलर डालने पे मुझे पता चला ये लेंथ 12 थी, हमारे डायपोल की लेंथ कितनी थी 12, तो 12 अगर ये परपेंडिकुलर तो इसको हम क्या लिखेंगे 12 साइन ऑफ थीटा लिखेंगे, ये 2l cos ऑफ थीटा होता है, अगर इसको मैंने सी पॉइंट बोला, एस से सी तक का डिस्टेंस 2l साइन थीटा, और ये वर्टिकल डिस्टेंस कितना है 2l साइन ऑफ थीटा, यहां पे मैंने लिख दिया 2l साइन ऑफ थीटा होगा। सो वेल m इंटू 2l की वैल्यू अगेन अपने को पता है वो कितनी है, सो टॉर्क इज इक्वल्स टू आ जाएगा कैपिटल M B साइन ऑफ थीटा, ये आ गया बेटा। और इसको हम वेक्टर में लिखेंगे तो वेक्टर में कितना लिखेंगे, टॉर्क M क्रॉस B, M क्रॉस B ये लिख सकते हैं, M क्रॉस B लिख सकते हैं। और इसमें अलग अलग हम कॉन्सिक्वेंसेस इसके केसेस को डिस्कस कर लेते हैं। केस फर्स्ट अगर हम बात करें, हमारा डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन, डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन कैपिटल M और B सेम डायरेक्शन में हो, यानी थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, टॉर्क टाउ इज इक्वल्स टू एम बी साइन 0 की वैल्यू 0 होती है तो टॉर्क भी 0 प्रोड्यूस होगा, कोई रोटेशनल इफेक्ट नहीं आएगा। और डायपोल किस में होगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम में, किस में होगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम में, स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा हमारा डायपोल। भाई डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन मैंने क्या पढ़ाई थी, साउथ से नॉर्थ की डायरेक्शन में, साउथ से नॉर्थ की डायरेक्शन में मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है। अगर ये रोटेट करके ऐसे आ जाए, नॉर्थ पोल उधर और साउथ पोल इधर, तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ही हो गई, तो यहाँ पे स्टेबल इक्विलिब्रियम हम बोलेंगे, टॉर्क कितना प्रोड्यूस होगा, एम बी साइन ऑफ 0, यानी 0 टॉर्क प्रोड्यूस होगा। इसी तरीके से सेकंड केस की हम डिस्कशन करते हैं, जिसमें हमारा टॉर्क जो है एम बी साइन ऑफ 180 डिग्री बनेगा, मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है और डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन ठीक अपोजिट बनती है। तो ऐसे केस में टॉर्क जो है एम बी साइन 180 पे भी 0 होता है, तो टॉर्क यहाँ पे भी 0 है, इसमें भी कोई टर्निंग इफेक्ट नहीं आ रही, रोटेशनल मोशन यहाँ पे भी नहीं है, और इसमें हम डायपोल को बोलेंगे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में। इक्विलिब्रियम तो है लेकिन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। तीसरा केस बनता है मैक्सिमम टॉर्क के लिए, हम कर लेते हैं, टॉर्क इज इक्वल टू एम बी साइन ऑफ 90 डिग्री। 90 डिग्री कब होगा, जब मैग्नेटिक फील्ड और जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है इनके बीच में एंगल कितना हो जाए 90 डिग्री। तो उस केस में टॉर्क मैक्सिमम होगा m इंटू बी साइन 90 की वैल्यू बन जाएगी 1, तो ये मैक्सिमम टॉर्क जनरेट हुआ। और इस केस में हम ये कह सकते हैं मोस्ट अनस्टेबल कंडीशन, मोस्ट अनस्टेबल कंडीशन बोला, इक्विलिब्रियम नहीं है, मोस्ट अनस्टेबल कंडीशन है ये, डायपोल इसमें रुक नहीं पाएगा। ठीक है, समझ आ गई बात। एक और चीज यहां पे बात करते हैं, टाइम पीरियड ऑसिलेशन। अगर हम बात करें कि हमारा जो टॉर्क होगा, जैसे मान लो ये भाई डायपोल हमारा इसी के अंदर रखा है, बार मैग्नेट इसके अंदर मैंने रख दी थी ऐसे, अब जैसे ही ये रोटेट करके इस तरफ जाएगा, ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, रोटेट करके यहाँ इसके डायरेक्शन में आएगा, रुक नहीं पाएगा, इनर्शिया की वजह से आगे चला जाएगा, तो ये इस तरीके से वाइब्रेशन करता रहता है। ठीक है, कई देर तक, काफी देर तक ये इसके बीच में क्या करेगा, वाइब्रेट करेगा। जब ये वाइब्रेट कर रहा है तो इसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट तो हमें पता है, तो इसका टाइम पीरियड भी होगा, कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी होगी, वो टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी कितना होता है याद रखना, टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू हम लिखेंगे 2 पाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिवाइड बाय m इंटू बी, याद रखना ये इसका टाइम पीरियड होता है, फ्रीक्वेंसी इसी का रेसिप्रोकल होता है, फ्रीक्वेंसी इसी का रेसिप्रोकल होता है, तो ये भी क्वेश्चन में अपने को याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी। मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अगेन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर वही डायपोल रखा है हमारा,
ठीक है, देखिए ये मैग्नेटिक डायपोल इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में हमने रख लिया, ठीक है, ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल। हम इसको अगेंस्ट द मैग्नेटिक फील्ड रोटेट करें तो हमें कुछ वर्क डन करेंगे। इसको अगेंस्ट द मैग्नेटिक फील्ड रोटेट करने के लिए हमने कुछ वर्क डन किया, दैट वर्क डन इज कॉल्ड मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस डायपोल। इस डायपोल की मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी होगी कितनी, वो वर्क डन कितना किया। लेट्स सपोज आपने डी थीटा इसको रोटेट किया, उससे थोड़ा बहुत वर्क डन हुआ, उसको आपने लिख दिया डी डब्ल्यू विच इज इक्वल्स टू टाउ डी थीटा। टाउ क्यों लिया भाई, लीनियर वर्क डन नहीं है यहाँ पे, वर्क डन लीनियर में आपने पढ़ा था फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यहाँ रोटेशनल वर्क डन है, तो रोटेशनल वर्क डन में फोर्स की जगह टॉर्क आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट की जगह एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो आपने इसको रोटेट किया है थ्रू डी थीटा, और टॉर्क कितना था आपने पढ़ा एम बी साइन ऑफ थीटा इंटू डी थीटा। सो टोटल वर्क डन निकालने के लिए इंटीग्रेट कर देते हैं, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे, इंटीग्रेट करने पे कहां से कहां तक रोटेट करना है, थीटा 1 से थीटा 2 तक। तो मैंने इसको इंटीग्रेट किया, एम और बी कांस्टेंट है, साइन थीटा का इंटीग्रेशन हो रहा है कहां से कहां, मान लो इसको थीटा 1 एंगुलर पोजीशन से थीटा 2 एंगुलर पोजीशन तक हम इसको लेके जा रहे हैं, टोटल वर्क डन W, और इसी को हम इसकी मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी बोलेंगे, m इंटू बी साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस ऑफ कोस थीटा होता है। यहाँ पे थीटा 1 से थीटा 2 तक आपने इसको इंटीग्रेट किया, u इज इक्वल्स टू आ जाएगा माइनस एम बी और कोस ऑफ थीटा 2 माइनस कोस ऑफ थीटा 1, ये लिख सकते हैं। ये पोटेंशियल एनर्जी बन गई। अगर माइनस का साइन नहीं लगाना तो कोस ऑफ, एक मिनट, हाँ ठीक है, अगर अपने को माइनस का साइन नहीं लगाना तो माइनस अंदर लेके जाओगे तो कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा 2 हो जाएगा, ठीक है। ये है, ये इसका एक्सप्रेशन हो गया किसके लिए भाई, इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। अब पोटेंशियल एनर्जी को ध्यान से समझते हैं, मैंने जो रिलेशन अभी निकाला वो क्या है, U इज इक्वल्स टू माइनस एम बी और कोस ऑफ थीटा 2 माइनस कोस ऑफ थीटा 1, U इज इक्वल्स टू माइनस एम बी कोस ऑफ थीटा 2 माइनस कोस ऑफ थीटा 1, ये हमने निकाल लिया इसको। अब अगेन अगर मान लो स्टेबल इक्विलिब्रियम से, इसको मैंने स्टेबल इक्विलिब्रियम मतलब थीटा 1 जो है वो 0 हो और थीटा 2 जो है मतलब फाइनली हम इसको लेके जा रहे हैं कितने डिग्री तक, मान लो 180 डिग्री तक, ठीक है। तो आपने जो वर्क डन किया वो कितना आ जाएगा, U इज इक्वल टू माइनस ऑफ एम बी कॉस ऑफ थीटा 2 यानी 180 डिग्री माइनस कॉस ऑफ 0 डिग्री, और सबको पता है कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, ये -1 तो माइनस ऑलरेडी है, -2 हुआ और माइनस आगे तो कितना हो गया ट्वाइस ऑफ एम बी, मतलब मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी इसके अंदर। मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी मतलब डायपोल को पूरा 180 डिग्री पे ऐसे घुमा दिया तो इतनी मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगी। अगर मान लो मैंने कहा कि भाई इसको तो हम थीटा 1 जो है वो 90 डिग्री है और फिर थीटा 2 किसी और एंगल तक, थीटा एंगल तक हमने इसको रोटेट किया, ऐसे में कितना पोटेंशियल एनर्जी बनेगी, माइनस ऑफ एम इंटू बी कोस ऑफ थीटा 2, कोस थीटा 2 जो है वो कोई थीटा एंगल हो गया और माइनस कोस ऑफ 90, कोस ऑफ 90, अगर 90 से मैंने कोस 90 हो गया हमारा 0, तो सिंपली आप लिख सकते हो U इज इक्वल टू माइनस एम बी कॉस ऑफ थीटा वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे, ठीक है। वो डिपेंड करता है 30 डिग्री से 60 डिग्री तक रोटेट करना है तो इस तरह के क्वेश्चंस को आप इस पे अप्लाई कर सकते हो। तो ये ऑलरेडी हमने मैग्नेटिक डायपोल कितना होता है एक्सियल लाइन के ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है इक्वेटोरियल लाइन पे, मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, टॉर्क कितना प्रोड्यूस हुआ, ये मैग्नेट के बारे में हमने काफी कुछ स्टडी कर लिया। अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। यहां तक आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी, फास्ट हम रिवाइज कर रहे हैं सारी चीज, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं। सबसे पहले तो बात करेंगे, देखो आगे जाने से पहले मैं मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट निकालना बताता हूं। किसी एटम के अंदर अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है तो उसकी वजह से मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कितना होता है, यानी बोर मैग्नेटोन की बात कर रहे हैं। टॉपिक का नाम है बोर मैग्नेटोन।
ये बोर मैग्नेटोन क्या होता है, मतलब द डायपोल मोमेंट ड्यू टू revolution of an electron into first orbit। ठीक है, फर्स्ट ऑर्बिट में अगर किसी एटम के फर्स्ट ऑर्बिट में कोई इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है अराउंड द न्यूक्लियस, तो उसके रिवोल्यूशन से कितना डायपोल मोमेंट बनता है, इसको हम बोलते हैं बोर मैग्नेटॉन। ये बोर मैग्नेटॉन को म्यू बी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसकी वैल्यू 9.27 एग्जैक्टली इंटू 10⁻³ ऑलमोस्ट -23 एम्पेयर मीटर स्क्वायर होती है। ठीक है, ये इसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होता है, -23 होता है, आई थिंक 24 होता है, ये थोड़ा देख लेना। ठीक है, ये होता है। तो ये इसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है जो बिल्कुल पहले ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। और बोर मैग्नेटोन से हम एक चीज निकालेंगे, किसी भी ऑर्बिट के अंदर अगर अपने को मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट निकालना है तो आपको सिंपली क्या करना है, एन, मतलब ऑर्बिट नंबर डालना है। यहाँ पे थर्ड ऑर्बिट में तो 3 आ जाएगा एन वैल्यू, और इनटू में क्या लिखेंगे, म्यू बी। तुरंत निकाल लीजिए। ये बोर मैग्नेटोन से आप किसी भी इलेक्ट्रॉन की डायपोल मोमेंट निकाल सकते हो जो कोई भी ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है। मान लो फोर्थ ऑर्बिट में है तो 4 से इस वैल्यू को मल्टीप्लाई कीजिए, अगर फिफ्थ ऑर्बिट में है तो 5 से मल्टीप्लाई, कोई भी ऑर्बिट में है तो उसी से। सो बोर मैग्नेटोन तो अपने को समझ में आ गया क्या है, लेकिन ड्राइव कैसे करते हैं उसको समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं भाई, एक मान लो मैंने ये न्यूक्लियस ले लिया, ये न्यूक्लियस है और इस न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। ये इलेक्ट्रॉन है आर पोजीशन के ऊपर, और अब बेसिकली इस इलेक्ट्रॉन के रिवोल्यूशन से करंट कितना बनने हैं, वो करंट के बारे में बात करते हैं। करंट बनेगा यहाँ पे भाई E बाय कैपिटल टी, E बाय कैपिटल टी, चार्ज अपॉन टाइम। करंट क्या होता है, चार्ज अपॉन टाइम। चार्ज यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, और उसका टाइम पीरियड, एक साइकिल कंप्लीट करने का टाइम पीरियड। टाइम पीरियड आ जाएगा ये 1/t को हम लिख सकते हैं E इंटू न्यू बी, क्योंकि 1 टाइम पीरियड क्या होता है, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, और ये आपने पढ़ा हुआ है ω/2π न्यू होता है। सो न्यू की वैल्यू आ जाएगी ω/2π। तो करंट के रिलेशन मैंने आपको ये बता दिया, /2π। ये करंट जो है इन तरीके से निकाल सकते हैं, ये ध्यान रखिए। ओके, अब देखिए बेटा, यहां से करंट की वैल्यू पता चल गई। अगर मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की बात करें, इससे कितना बनेगा, तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट हमने कहा कि भाई मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट तो बनता है किससे, करंट इनटू एरिया। इस ऑर्बिट का एरिया कितना बनेगा, तो मैंने इसको लिख दिया भाई, जो भी मोमेंट बनेगा I इंटू एरिया, और I यहां पे आपने लिखा भाई 1/2 E ओमेगा, ठीक है, अपॉन पाई, और इनटू में देखिए यहां पे एरिया πr², यही होगा एरिया। और जो कैंसिल हो रहा है, पाई से पाई कैंसिल हुआ, जो टर्म बच गई अपने पास वो बची कि भाई मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट तो कैपिटल M कितना होता है, 1/2 E ω/r²। ये मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट मुझे समझ आया, ये है ω/r²। ठीक है, अब हम इस रिलेशन को यूज करेंगे एक और रिलेशन के साथ। बोर पॉस्टुलेट आपने पढ़े होंगे, बोर्स सेकंड पॉस्टुलेट। सेकंड पॉस्टुलेट क्या बोलता है, एंगुलर मोमेंटम यानी L, या फिर इसको mvr इज इक्वल्स टू होता है NH/2π, NH/2π होता है। ठीक है, और v को भी मैं यहां पे वेरी कर लूं, v को हम क्या लिख सकते हैं, v क्या होता है बेटा, यहां पे ω/r के बराबर होता है v। तो मैंने यहां v को ω/r लिखा, तो क्या बनेगा, m ω/r² इज इक्वल्स टू NH/2π बनेगा।
और हमारे पास ओमेगा आर स्क्वायर की वैल्यू आती है NH/2 πm। ये इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, ये इक्वेशन सेकंड है। यहां पे आपको दिख रहा होगा ओमेगा आर स्क्वायर, वहां पे भी ओमेगा आर स्क्वायर है, सेम यहां पे मैंने उसकी वैल्यू पुट करनी है यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 2, यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 2। 1 और 2 को जब हम यूज करेंगे तो मेरे पास में मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की वैल्यू कैपिटल एम की वैल्यू 1/2 ई इंटू ओमेगा आर स्क्वायर की वैल्यू आ रही है NH/2 πm। ठीक है, ये बन गया। और मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट जो आ रहा है एन को छोड़ करके सारी चीज EH/4πm। ये एम किसका है? मास इलेक्ट्रॉन का, चार्ज का चार्ज हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का। एच आपको पता है प्लैंक्स कांस्टेंट है, 4 ये सब कांस्टेंट है जिसको हम ये म्यू बोलेंगे। ठीक है, यानी अभी जो चीज निकल के आ गई हमारे पास उसको मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, कैपिटल M इज इक्वल्स टू N इंटू म्यू बी, यानी बोर मैग्नेटोन है ये क्या है? बोर मैग्नेटोन। बोर मैग्नेटोन म्यू बी की वैल्यू आ गई EH/4πm, और जिसकी एग्जैक्टली वैल्यू मैंने आपको बताई थी 9.27 इंटू 10⁻⁻24 एम्पियर मीटर स्क्वायर। ये बोर मैग्नेटोन है। क्लियर हो गया? ये बोर मैग्नेटोन है। अब बोर मैग्नेटोन अपने को समझ में आ गया, बोर मैग्नेटोन अपने को समझ में आ गया। अब नेक्स्ट पॉइंट पे समझते हैं भाई, बोर मैग्नेटोन के बाद में एक गायरोमैग्नेटिक रेशियो भी होता है इसके अंदर। गायरोमैग्नेटिक रेशियो यानी इसको हम सिंपली चार्ज बाय मास रेशियो भी बोल सकते हैं, चार्ज बाय मास रेशियो। ठीक है, चार्ज बाय मास रेशियो, या फिर हम इसको ये कह सकते हैं भाई एंगुलर मोमेंटम, डायपोल मोमेंट और एंगुलर मोमेंटम का रेशियो भी बना सकते हैं। ये एक्चुअल में क्या आएगा? ये आएगा E/2m के बराबर आएगा, चार्ज अपॉन ट्वाइस द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसकी वैल्यू होती है 8.8 इंटू 10⁻10। ठीक है, इसकी वैल्यू इतनी आएगी, और ये होता है कूलाम पर केजी में, कूलाम पर केजी में। ठीक है, तो ये गायरोमैग्नेटिक रेशियो होता है, बोर मैग्नेटोन और गायरोमैग्नेटिक रेशियो। सो डियर स्टूडेंट, आज तो देखो बच्चों, अब हम पढ़ने वाले हैं एलिमेंट्स ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो देखिए अर्थ के जो मैग्नेटिक एलिमेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले तो देखो अपने को थोड़ी सी नॉलेज इन चीजों की होनी चाहिए, क्या कि अपने को पता है अर्थ जो है, ये मान लो अर्थ मैंने कंसीडर कर लिया, और ये एक ज्योग्राफिकल एक्सिस है। ठीक है, जिसको हम ज्योग्राफिकल एक्सिस बोलेंगे, और एक मैग्नेट है जिसको हमने इसके अंदर फ्रीली सस्पेंड करते हैं, तो वो मैग्नेट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में आके अपने आप को अलाइन करेगी। मान लो वो इस डायरेक्शन में अपने आप को अलाइन कर रही है, आगे इस डायरेक्शन में अपने आप को अलाइन कर रही है, और इसका भी एक मैग्नेटिक एक्सिस होगा, इसका भी एक मैग्नेटिक एक्सिस होगा। इसको हम बोलेंगे ज्योग्राफिकल नॉर्थ, इसको क्या बोलेंगे? ज्योग्राफिकल नॉर्थ, और इसको हम बोलेंगे ज्योग्राफिकल साउथ, ज्योग्राफिकल साउथ। और ये है हमारा मैग्नेटिक नॉर्थ, इसको हम मैग्नेटिक नॉर्थ बोलेंगे, मैग्नेटिक नॉर्थ, और ये हमारा मैग्नेटिक साउथ। ठीक है, क्लियर है? अब देखो ये जो एक्सिस है इसको हम मैग्नेटिक एक्सिस बोल रहे हैं, ये ज्योग्राफिकल एक्सिस है, और एक प्लेन मैंने कहा कि इस ज्योग्राफिकल एक्सिस के अलोंग मैंने एक इमेजिनरी प्लेन अर्थ के बीचों बीच डाल दिया, उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे ज्योग्राफिकल मेरिडियन। और अगर मैंने मैग्नेट के बिल्कुल मैग्नेटिक एक्सिस के अलोंग एक इमेजिनरी प्लेन हमने डाल दे, तो उस प्लेन को हम क्या बोलेंगे? उस इमेजिनरी प्लेन को हम बोलेंगे मैग्नेटिक मेरिडियन। ठीक है, तो अर्थ के जो मैग्नेटिक एलिमेंट्स है उनके बारे में हम डिस्कस करें। थोड़ा सा आपको यह भी पता है कि अर्थ के अंदर मैग्नेटिक फील्ड होता है, अर्थ की वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड होता है, लेकिन उसके अंदर अर्थ की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किस वजह से है, इनके ऊपर हम कई बार सोचते हैं कि भाई वो उसके अंदर मोल्टन आयरन है,
उसकी वजह से होगा, ठीक है। मोल्टन आयरन तो डेफिनेटली आयरन की वैलेंसी होती है +2 +3, उन वैलेंसी के यानी उन फ्री इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट की वजह से, सर्कुलर पाथ में मूवमेंट करते हैं वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, तो उनकी वजह से करंट बनता होगा, उसकी वजह से डायपोल मूवमेंट होगा, ठीक है, यानी नॉर्थ पोल साउथ पोल बनता होगा। या फिर ये कहे कि भाई अपने अर्थ के चारों तरफ आयनोस्फीयर है, उससे अर्थ के चारों तरफ जो है एक फील्ड क्रिएट होता है, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड बनता होगा। सो एग्जैक्टली रीजन अपने को भी नहीं पता, लेकिन हम बात कर रहे हैं मैग्नेटिक एलिमेंट्स ऑफ अर्थ। सबसे पहला मैग्नेटिक जो एलिमेंट है हमारा अर्थ का, जिसको हम बोलते हैं, वो क्या है, याद होगा सबको, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। क्या है? मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। मैग्नेटिक डिक्लिनेशन को मैं थीटा से रिप्रेजेंट करूंगा। बेसिकली ये एंगल बिटवीन ज्योग्राफिकल एक्सिस एंड मैग्नेटिक एक्सिस, एंगल बिटवीन ज्योग्राफिकल एक्सिस एंड मैग्नेटिक एक्सिस एट एनी प्लेस। किसी भी प्लेस पे अपने को मैग्नेटिक डिक्लिनेशन देखना है तो ये एंगल किस किस के बीच का है? ज्योग्राफिकल एक्सिस एंड मैग्नेटिक एक्सिस एट एनी प्लेस, ठीक है। उस प्लेस का अपने को मैग्नेटिक डिक्लिनेशन पता चल जाएगा। या फिर ये कहें द एंगल बिटवीन ज्योग्राफिकल मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन, उसको भी हम कह सकते हैं। इसी तरीके से दूसरी चीज आती है अपना मैग्नेटिक इंक्लिनेशन, मैग्नेटिक इंक्लिनेशन, इसको हम डेल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मैग्नेटिक इंक्लिनेशन का मतलब क्या है? एट एनी प्लेस it is defined as the angle between अर्थ नेट मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ का जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है, अर्थ नेट मैग्नेटिक फील्ड एंड द हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ मैग्नेटिक, ठीक है, मैग्नेटिक मेरिडियन कह सकते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ मैग्नेटिक मेरिडियन। ठीक है। अब इस डेल की वैल्यू अगर हम बात करें, इस डेल की वैल्यू, डेल इज इक्वल्स टू 0। कहां पे 0 होता है? डेल की वैल्यू 0 कहां पे होती है? ये होती है एट इक्वेटर। इक्वेटर पे डेल की वैल्यू कितनी है? 0। और डेल की वैल्यू हम अगर कहें कि भाई 90 डिग्री है तो वो कहां पे है? एट पोल्स, चाहे वो नॉर्थ पोल हो या साउथ पोल हो, ठीक है। इसकी जो वैल्यू है वो लाई करती है 0 और 90 के बीच में, 0 और 90 के बीच में, ठीक है। तीसरी चीज आती है, इनके बारे में हम और डिटेल पढ़ेंगे, ठीक है। तीसरी चीज आती है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट से हमारा क्या मतलब है भाई? इसको समझने के लिए मैंने क्या किया, किसी भी जगह पे मैग्नेटिक फील्ड जो है अर्थ का, लेट्स सपोज हमने ये कहा कि ये बी है, किसी प्लेस के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, इसके दो कंपोनेंट हम बनाएंगे, एक एक्स एक्सिस के लॉन्ग, एक वाई एक्सिस के लॉन्ग। ये एंगल, इसको हमने कहा कि भाई डेल है, ठीक है, जिसको हमने मैग्नेटिक इंक्लिनेशन कहा। तो इसका कंपोनेंट इसके अलोंग, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जिसको हम बोलते हैं, जिसको बी एच में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बोलूं तो वो क्या होगा? बी कॉस ऑफ डेल होगा। और दूसरा जो कंपोनेंट है जिसको हम बी वी बोलेंगे तो वो बनेगा बी साइन ऑफ डेल के बराबर होगा। बी वी मतलब जो नेट मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट है अलोंग दी वर्टिकल लाइन, और ये हॉरिजॉन्टल लाइन के अलोंग हम कह सकते हैं बी कॉस ऑफ डेल होता है, ठीक है। इन दोनों कंपोनेंट की खास बात क्या है कि जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है वो बेसिकली बी एच स्क्वायर प्लस बी वी स्क्वायर, ये आपको पता 90 डिग्री के ऊपर है, तो इससे भी हम निकाल सकते हैं। और डायरेक्शन के साथ में अगर बात की जाए तो टेंजेंट ऑफ डेल हम निकाल सकते हैं, वो किसके बराबर होगा? टेंजेंट ऑफ डेल इज इक्वल्स टू बी वी डिवाइड बाई बी एच। इससे हम डेल की वैल्यू निकाल सकते हैं अगर अपने को वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट नेट मैग्नेटिक फील्ड का पता हो तो, ठीक है। और अगर हम बात करें भाई, अपनी को इतनी जब बात समझ में आ गई है तो इक्वेटर पे और पोल पे क्या कुछ रहने वाला है, तो देखिए एट इक्वेटर डेल की वैल्यू हमने क्या पढ़ा था? 0।
डेल की वैल्यू 0 है तो बी वी विच इज इक्वल्स टू बी साइन ऑफ 0 होगा, तो वो कितना आ जाएगा 0। वर्टिकल कंपोनेंट अर्थ का इक्वेटर के ऊपर कितना है 0, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की बात करें तो वो है बी साइन ऑफ 90 डिग्री, क्योंकि पोल पे सॉरी इक्वेटर के ऊपर वर्टिकल कंपोनेंट की तरफ, एक मिनट साइन 90 नहीं सॉरी बी कोस ऑफ 0 डिग्री, ठीक है, बी कोस ऑफ 0 यानी बी के बराबर आ गया। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इक्वेटर के ऊपर कितना है, एट इक्वेटर डेल इज इक्वल्स टू 0 है, तो बी वी यानी वर्टिकल कंपोनेंट 0 है, लेकिन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट नेट मैग्नेटिक फील्ड के बराबर है, मैक्सिमम है, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम बात करें एट पोल, तो पोल पे डेल की वैल्यू कितनी पड़ी थी हमने 90 डिग्री, तो यहां पे जो वर्टिकल कंपोनेंट है जिसको बी साइन ऑफ डेल यानी 90 डिग्री बोल रहे हैं, तो साइन 90 कितना हो गया 1। सो वर्टिकल कंपोनेंट है, पोल पे सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट होता है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वहां पे क्या है 0, बी कोस ऑफ डेल, बी कोस ऑफ डेल यानी 90 डिग्री इज इक्वल्स टू 0, कोस 90 0 होता है, तो वर्टिकल कंपोनेंट वहां पे मैक्सिमम वही है, ठीक है, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वैल्यू 0 है। तो ये अर्थ के नेट मैग्नेटिक फील्ड, जो मैग्नेटिक फील्ड को डिसाइड करते हैं, या मैग्नेटिक कंपोनेंट्स जिसको हम बोलते हैं, वो 3 कंपोनेंट यानी मैग्नेटिक इंक्लिनेशन, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, ठीक है, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, समझ आ गया। एक छोटे छोटे पॉइंट्स और आते हैं, ठीक है, छोटे छोटे पॉइंट अगोनिक लाइन बोलते हैं, जैसे अगोनिक लाइन, अगोनिक लाइन का मतलब क्या होता है, एक वर्ड आया अगोनिक लाइन। अगोनिक लाइन वो लाइंस है, मतलब अर्थ के सरफेस के ऊपर, अर्थ सरफेस के ऊपर कुछ पॉइंट ऐसे हैं कि जहां पे इक्वल डिक्लिनेशन है। मान लो ये अर्थ सरफेस है, मान लो मुझे ये पॉइंट मिल गए कुछ, ये वो पॉइंट है जहां पे डिक्लिनेशन एंगल इक्वल है, इक्वल डिक्लिनेशन यानी डेल की वैल्यू इक्वल है, और उनको मिलाने के बाद एक लाइन हमें मिलेगी, वो लाइन क्या कहलाएगी अगोनिक लाइन। तो जिन जिन जगह पे सेम डिक्लिनेशन एंगल है, जिन जिन जगह पे सेम डिक्लिनेशन एंगल है, उन पॉइंट्स को मिलाएंगे तो एक इमेजिनरी लाइन बनती है जिसको हम बोलते हैं अगोनिक लाइन, उसको क्या बोलेंगे अगोनिक लाइन, ठीक है। इसी तरीके से और भी है, इसी तरीके से और भी है, अगोनिक लाइन के अलावा भी बनेगी, जैसे मान लो भाई सॉरी अगोनिक, इसको हम बोलेंगे आइसोगोनिक, सॉरी जो ये इक्वल डिक्लिनेशन का इसको आइसोगोनिक बोलेंगे, सॉरी मैंने गलत बोला, इसको आइसोगोनिक बोलेंगे बेटा, आइसोगोनिक, ठीक है, थोड़ा याद रखो क्योंकि भूल जाते हैं बार बार। आइसोगोनिक जहां पे इक्वल डिक्लिनेशन है उनको हम क्या बोलेंगे आइसोगोनिक, जहां पे मैग्नेटिक डिक्लिनेशन इक्वल है वहां पे हम क्या बोलेंगे वो आइसोगोनिक लाइन होगी। इसी तरीके से अगोनिक लाइन कौन सी होगी, अगोनिक लाइन और आइसोगोनिक में थोड़ा ही डिफरेंस है, वो क्या कि यहां पे जो डिक्लिनेशन एंगल है, डिक्लिनेशन एंगल कितना होगा 0, यानी ऐसे पॉइंट्स जहां पे डेल की वैल्यू 0 है उन सारे पॉइंट्स को मिलाएंगे कि इमेजिनरी लाइन बनेगी, इसको हम बोलेंगे आइसोगोनिक लाइन। तो आइसोगोनिक का मतलब क्या है, इमेजिनरी लाइन एट विच द एंगल ऑफ डिक्लिनेशन इज ऑलवेज इक्वल्स टू 0, ठीक है। इसके बाद आता है आइसोक्लिनिक लाइन, आइसोक्लिनिक लाइन, आइसोक्लिनिक लाइन, आइसोक्लिनिक लाइन का मतलब जहां पे इक्वल इंक्लिनेशन एंगल होगा, इक्वल इंक्लिनेशन एंगल, ठीक है। इक्वल इंक्लिनेशन एंगल मतलब डेल की वैल्यू इक्वल है, यहां पे आपने थीटा से रिप्रेजेंट किया था इसको, डिक्लिनेशन को हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको थीटा से रिप्रेजेंट कर रहे थे, तो जहां जहां पे थीटा इक्वल था वहां पे हमने आइसोगोनिक लाइन माना, और जहां पे थीटा की वैल्यू 0 आ रही है उसको अगोनिक लाइन बोल रहे हैं। आइसोक्लिनिक लाइन का मतलब जहां पे इंक्लिनेशन एंगल, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन डेल की वैल्यू इक्वल है उसको हम क्या बोलेंगे आइसोक्लिनिक। और इसके अलावा अक्लिनिक लाइन कौन सी होंगी, अक्लिनिक लाइन किसको बोलेंगे, अक्लिनिक लाइन का मतलब जहां पे डेल की वैल्यू क्या रहेंगी 0 रहेंगी, अक्लिनिक लाइंस,
दैट मीन्स इमेजिनरी लाइन एट विच द डेल इज इक्वल्स टू 0। इमेजिनरी लाइन जिस पे डेल की वैल्यू क्या रहेगी, 0 रहेगी, उनको हम अक्लिनिक लाइन बोलेंगे। क्लियर है? क्लियर है? इतनी बात समझ में आ गई? आइसोडायनेमिक लाइन भी होती है, आइसोडायनेमिक। आइसोडायनेमिक लाइन का मतलब जहां पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इक्वल हो। ठीक है, एक ऐसी लाइन जिसपे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स इक्वल हो, उनको हम क्या बोलेंगे, आइसोडायनेमिक डायनेमिक लाइन बोलेंगे। ठीक है, वैसे तो एक एक नंबर के पॉइंट्स पूछे जा सकते हैं, तो उनमें ये ध्यान रखना, जहां जहां पे थीटा इक्वल आइसोगोनोइक, जहां पे थीटा की वैल्यू 0 है यानी डिक्लिनेशन एंगल 0 है, उनपे हम इमेजिनरी लाइन कंसीडर करेंगे अगोनिक लाइन। आइसोक्लिनिक लाइन का मतलब जहां पे इंक्लिनेशन एंगल डेल की वैल्यू इक्वल है, उसको हम आइसोक्लिनिक लाइन बोलेंगे। और क्लिनिक लाइन का मतलब जहां जहां पे डेल की वैल्यू 0 है। आइसोडायनेमिक लाइन का मतलब जहां पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स की वैल्यू इक्वल है, उसको हम आइसोक्लिनिक लाइन बोलेंगे। ठीक है, समझ आ गया? अभी हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, मैग्नेटिक मटेरियल्स की बात करते हैं। मैग्नेटिक मटेरियल्स कौन से होते हैं? मैग्नेटिक मटेरियल्स, मैग्नेटिक मटेरियल्स में सबसे पहले हम बात करते हैं, जैसे डायामैग्नेटिक हो गया, डायामैग्नेटिक मटेरियल। कौन से होते हैं डायामैग्नेटिक मटेरियल? सबको पता होता है, विच आर फीबली रिपेल्ड, विच आर फीबली रिपेल्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड, जो मैग्नेटिक फील्ड से फीबली रिपेल होते हैं। मतलब मैग्नेटिक फील्ड हम अगर अप्लाई करेंगे तो वो फीबली रिपेल होते हैं, चाहे नॉर्थ पोल हो चाहे साउथ पोल हो, दोनों से रिपेल होते हैं। ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं, डायामैग्नेटिक मटेरियल्स। डायामैग्नेटिक मटेरियल्स, डायामैग्नेटिक मटेरियल की जनरल प्रॉपर्टीज आप बुक से भी पढ़ सकते हो, फिर भी आपको मैं वैसे रफली बता देता हूं। जैसे रिपेल होंगे, मान लो मेरे पास में एक कंटेनर के अंदर लिक्विड एस फिलअप किया हुआ है, अगर मैंने फील्ड अप्लाई कर दिया, ये नॉर्थ और ये साउथ, ठीक है, या ये कहें कि इसको भी मैंने नॉर्थ ले लिया, यहां पे क्या है, नॉर्थ और नॉर्थ दोनों से रिपेल होगा, जब दोनों साउथ हो दोनों से रिपेल होगा। ये क्या करेगा, अपने आप को इस मैग्नेटिक फील्ड से, जहां जहां मैग्नेटिक फील्ड है वहां से दूर भागने की कोशिश करेगा, ये अपने आप को अलाइन करेगा ऐसे। ठीक है, दूर हो जाएगा, इससे इससे दूर होने की कोशिश करेगा। ठीक है, दूर भागने की कोशिश करेगा मैग्नेटिक फील्ड से। जैसे इनको दूर लेके जाओगे इनको, तो ये अपने आप को अलाइन करेगा भी इस तरीके से। ठीक है, मतलब ये जनरल प्रॉपर्टीज है, ये जनरल प्रॉपर्टीज है। मान लो एक कैपिलरी ट्यूब के अंदर मान लो फ्लूइड फिलअप किया हुआ है, यहां तक एक डायमैग्नेटिक मटेरियल फिलअप कर रखा है, और मैं पोल्स को लेके आऊंगा, यहाँ नॉर्थ पोल और यहाँ नॉर्थ पोल, तो ये क्या करेगा, रिपेल होगा इससे, दोनों से, नॉर्थ हो चाहे साउथ हो, दोनों से रिपेल होता है, दोनों से रिपेल होता है। ठीक है, यहाँ नॉर्थ है तो ये क्या करेगा, इससे दूर भागेगा, इधर या इधर भागेगा। ठीक है, समझ आ गई बात? डायमैग्नेटिक मटेरियल के कुछ एग्जांपल्स भी याद रखो। ठीक है, प्लेटिनम हो गया, डायमंड हो गया। ठीक है, फिर डायमैग्नेटिक मटेरियल के एग्जांपल हो जाते हैं। इनमें खास बात जो अपने को ध्यान देना है, जहां पे अपना क्वेश्चन सेट होने के चांस रहते हैं, इन प्रॉपर्टी से कोई क्वेश्चन ज्यादातर नहीं बनता होता। जो सबसे इंपॉर्टेंट है, देखो मैं एक यहां पे वर्ड यूज करूंगा, एक तो म्यू आर और एक होता है चाई एम। म्यू आर का मतलब है रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी, रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी, और चाई एम का मतलब हम क्या पढ़ चुके हैं, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। क्या होता है ये, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। ठीक है, और ये क्या है, रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी। डायमैग्नेटिक मटेरियल की ये वैल्यू कितनी होती है, देखिए म्यू आर की जो वैल्यू है ये स्लाइटली पॉजिटिव होती है, स्लाइटली पॉजिटिव मतलब बहुत ज्यादा तो नहीं है, 1 के क्लोज होती है, मतलब नेगेटिव नहीं हो सकता, म्यू आर कभी नेगेटिव नहीं हो सकता।
जीरो हो सकता है, हद से ज्यादा जीरो हो सकता है। म्यू आर की वैल्यू जीरो किसके लिए है? सुपर कंडक्टर के लिए, ठीक है। म्यू आर की वैल्यू इक्वल टू जीरो किसके लिए? सुपर कंडक्टर के लिए। मतलब ये सुपर कंडक्टर है अगर एक, और मैं मैग्नेटिक फील्ड इसके ऊपर अप्लाई करूं, ये नॉर्थ और ये साउथ, तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इससे बचती हुई जाएंगी। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसके अंदर से किसी भी हालत में पास नहीं करेगी। डायमैग्नेटिक बिहेवियर, स्ट्रॉन्ग डायमैग्नेटिक बिहेवियर शो करता है सुपर कंडक्टर, ठीक है। जो डायमैग्नेटिक मटेरियल होंगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को रिपेल करेगा। तो जैसे ये डायमैग्नेटिक मटेरियल रखा है तो इसकी फील्ड लाइंस जो भी होंगी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हमने रखा, तो फील्ड लाइंस के बाहर से जाएंगी, ठीक है। सुपर कंडक्टर में म्यू आर की वैल्यू जीरो होती है। चाई एम स्लाइटली नेगेटिव, स्मॉल नेगेटिव, स्मॉल नेगेटिव, ये याद रखना, ठीक है। चाई एम की वैल्यू स्मॉल नेगेटिव होती है डायमैग्नेटिक मटेरियल के लिए। और ये भी याद रखो कि चाई एम जो है म्यू आर के साथ कैसे रिलेटेड है। म्यू आर इज इक्वल्स टू, हम लिख सकते हैं 1 प्लस चाई एम, ये याद रखिए। चाई एम का मतलब स्मॉल मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, मतलब वो कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल मैग्नेटिक फील्ड में अगर रखें तो कितना आसानी से मैग्नेटाइज हो जाता है, इस चीज को रीड करता है ये, ठीक है। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी का मतलब जिस मटेरियल की मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी जितनी ज्यादा होगी वो मटेरियल उतना ही तेजी से, उतना ही जल्दी मैग्नेटाइज होगा, मतलब, ठीक है। तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी +1 करेंगे तो म्यू आर की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। और ये मैंने कहा स्मॉल नेगेटिव है, स्मॉल नेगेटिव है तो म्यू आर की वैल्यू स्मॉल पॉजिटिव आएगी, स्मॉल पॉजिटिव आएगी, ठीक है। जीरो नहीं हो, जीरो तो सुपर कंडक्टर के लिए मैंने बोला, नेगेटिव होता नहीं है ये, तो ये डायमैग्नेटिक मटेरियल्स की प्रॉपर्टी होगी। इसके बाद आता है दूसरा टाइप का मटेरियल जिसको हम बोलते हैं पैरामैग्नेटिक मटेरियल। पैरामैग्नेटिक मटेरियल, तो पैरामैग्नेटिक मटेरियल कौन से होते हैं? which are feebly attracted by the magnetic field, इसका जस्ट अपोजिट बिहेवियर है, feebly attracted by magnetic field। मैग्नेटिक फील्ड से जो स्लाइटली अट्रैक्ट होते हैं उनको हम क्या बोलेंगे? पैरामैग्नेटिक, ठीक है। चाहे नॉर्थ पोल हो चाहे साउथ पोल हो, दोनों से अट्रैक्ट होते हैं, दोनों से अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। ये छोटी छोटी प्रॉपर्टीज हैं, ये आपको वैसे भी ध्यान होनी चाहिए, स्मॉल स्मॉल पॉइंट्स है ये। इसके अलावा इसके खास बात क्या है, इसकी अगर मैंने इसको मैग्नेटिक मटेरियल को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखूंगा तो क्या फर्क पड़ेगा? जैसे अभी थोड़ी देर पहले हम पढ़ रहे थे, इसमें से मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स अंदर से पास कर सकती हैं, ठीक है। कुछ बाहर से जाएंगी तो कुछ अंदर से जाएंगी, ये पैरामैग्नेटिक बिहेवियर है। नॉर्थ पोल और साउथ पोल दोनों से अट्रैक्ट होते हैं ये। और खास बात ये क्या है कि इसमें जो म्यू आर है वो भी पॉजिटिव है और स्मॉल पॉजिटिव कह सकते हैं, 1 के प्लस में है ये। म्यू आर की वैल्यू 1 प्लस होगी, ठीक है, मतलब 1 से ज्यादा होगी, 1 से ज्यादा होगी, बहुत ज्यादा नहीं कह सकते। लेकिन इसमें चाई एम की वैल्यू, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू जो होती है वो स्मॉल पॉजिटिव है, स्मॉल पॉजिटिव। अब स्मॉल पॉजिटिव है तो म्यू आर अपने आप ही स्मॉल पॉजिटिव होगा, क्योंकि 1 प्लस चाई एम ही म्यू आर होता है, ठीक है। अगर इसकी वैल्यू मैंने कहा कि स्मॉल पॉजिटिव है तो 1 से ज्यादा आएगी, हल्का सा 1 से ज्यादा होगा, ठीक है। ये पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स है, पैरामैग्नेटिक बिहेवियर है ये। इतनी बात समझ आ गई? इसके अलावा छोटी छोटी प्रॉपर्टीज और भी हैं, हाँ, इनके आप चाहो तो ये कह सकते हैं कि भाई एग्जाम्पल याद रख सकते हो, इनके इनके एग्जाम्पल याद रख सकते हो। और डायमैग्नेटिक मटेरियल का टेम्परेचर के साथ में क्या इफेक्ट पड़ता है, ये थोड़ा सा पूछ सकता है। जैसे ये डायमैग्नेटिक मटेरियल था, टेम्परेचर के साथ में क्या बिहेवियर आता है इसका, ये पूछ सकता है। जैसे मान लो कि भाई मैंने ये बनाया, इसका स्केल बनाया, यहाँ पे एक ग्राफ, यहाँ टेम्परेचर लिया मैंने, यहाँ पे इसकी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस की, ठीक है। तो डायमैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी टेम्परेचर के साथ में वेरी नहीं करती, डायमैग्नेटिक मटेरियल की टेम्परेचर के साथ में मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी पे कोई इफेक्ट नहीं आता। इसका ग्राफ ये बनेगा, ठीक है, इसमें ये ध्यान रखना। और अगर हम बात करें पैरामैग्नेटिक मटेरियल की, तो पैरामैग्नेटिक मटेरियल में टेम्परेचर का इफेक्ट होता है इनवर्सली,
यहां पे बनाएंगे तो ये चीज इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहता है, मतलब ऐसा ग्राफ बनेगा, ये टेम्परेचर है तो यहां मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ बनेगा, मतलब चाई एम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी टेम्परेचर, ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी टेम्परेचर। और यहां से एक इंपॉर्टेंट क्यूरी क्यूरी लॉ भी बन जाता है, यहां से चाई एम इज इक्वल्स टू, यहां पे कांस्टेंट लिखें, सी कांस्टेंट ले लिया मैंने, रेसिप्रोकल ये हमने लिख लिया, ठीक है, क्यूरी कांस्टेंट आएगा, साथ में आएगा आई भी आएगा, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। अभी हम बात नहीं कर रहे हैं इस पे, उसके बारे में जब पढ़ेंगे तो और अच्छे से समझ लेंगे, ठीक है, ये चीज बनेगा। तो इसके अलावा आपका डायमैग्नेटिक मटेरियल का भी समझ में आ गया, पैरामैग्नेटिक बिहेवियर का भी समझ में आ गया, लेकिन बात करते हैं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स, जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं वो स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं, स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं। इसके चाई एम की वैल्यू भी वेरी लार्ज, ठीक है, म्यू आर की वैल्यू भी वेरी लार्ज, ठीक है, थाउजेंड्स में मिलती है लगभग। आयरन कोबाल्ट निकिल इसका अच्छा एग्जांपल है, आयरन कोबाल्ट निकिल ये इनका एग्जांपल है, ठीक है। और टेम्परेचर पे इसका भी इफेक्ट है, टेम्परेचर के साथ में ग्राफ बनाएंगे तो ये टी और ये चाई एम, इसका जो ग्राफ बनता है वो कुछ ऐसा यहां से स्टार्ट होता है, ऐसे टाइप में, ठीक है। और इस खास टेम्परेचर को हम क्यूरी टेम्परेचर बोलते हैं, ठीक है, ये क्यूरी टेम्परेचर ही है, खास तरह का टेम्परेचर। ये ग्राफ बन गया, मतलब बिल्कुल मत ग्राफ तो ग्राफ तो ये बिल्कुल पैरामैग्नेटिक जैसा बन रहा है, इसको टीसी बोल सकते हैं यानी क्यूरी टेम्परेचर हम इसको बोल सकते हैं। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल ये हुआ। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स में डोमेन्स होते हैं, ठीक है, डोमेन थ्योरी से इसको एक्सप्लेन किया जा सकता है। डोमेन्स होते हैं मतलब स्मॉल स्मॉल पार्टीशन होता है, वो स्मॉल स्मॉल पार्टीशन क्या करेगा, जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वो अपने आप को अलाइन कर लेता है, ठीक है, उनका भी अलाइनमेंट बिल्कुल मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के अलोंग हो जाता है, इसलिए स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिज्म ये शो करते होते हैं। तो ये मटेरियल्स के बारे में आपको पता चल गया, यहाँ पे फेरोमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक मटेरियल्स कौन से होते हैं, ठीक है। अब इनके बिहेवियर के बेस पे अपने पास में कुछ जनरल प्रॉपर्टीज, हम जनरल इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हम पढ़ लेते हैं मैग्नेटिक मटेरियल की। एक तो होता है देखो रिलेटिव परमेबिलिटी, रिलेटिव परमेबिलिटी, म्यू आर। म्यू आर क्या होता है, ये बेसिकली जितना ज्यादा म्यू आर, मतलब उस मटेरियल के अंदर से उतनी ही ज्यादा मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पास कर सकती है। ये क्या चीज को रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है कि कितनी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स उसको क्रॉस कर सकती हैं, या अपने अंदर से कितनी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स को क्रॉस होने दे सकता है। ये मैग्नेटिक परमेबिलिटी रेशो म्यू आर किस किस का होता है, म्यू आर इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं म्यू अपॉन म्यू नॉट, ये पढ़ा होगा, मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ एनी मीडियम टू द मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। इसको हम रिलेटिव परमेबिलिटी बोलते हैं, यूनिटलेस है और डायमेंशनलेस है। किसकी क्या है ये, यूनिटलेस और डायमेंशनलेस। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। इसके बाद आता है अपने पास में और कौन सी प्रॉपर्टी हम पढ़ सकते हैं, देखिए इसके अलावा हमारे पास होता है एक तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, आई से रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं इसको, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन।
ये क्या चीज होता है? देखो एक्चुअल में आपने देखा एक बार मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल ये साउथ पोल, इनके बीच का डिस्टेंस हमने कहा पोल्स के बीच का मान लो 2L है, इसकी पोल स्ट्रेंथ स्मॉल m से रिप्रेजेंट किया, इसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट आपने लिखा m इंटू 2L, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया मान लो मैंने कहा कि भाई इसका कुछ क्रॉस सेक्शनल एरिया भी होगा, ठीक है, ये मैग्नेट है तो डेफिनेटली इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा A, तो वॉल्यूम इसका कितना है A इंटू 2L, A इंटू 2L, तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन का मतलब ये भी कह सकते हैं मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, पर यूनिट वॉल्यूम, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, इसकी यूनिट एम्पियर पर मीटर, ठीक है। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन का मतलब है रेजिडुअल मैग्नेटिज्म कितना है, जैसे ही हम किसी मैग्नेटिक फील्ड में मटेरियल को रख के बाहर निकालते हैं और आप देखोगे कि उसके अंदर भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी अभी पेंडिंग है, ठीक है, वो रेजिडुअल मैग्नेटिज्म ही इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन को रिप्रेजेंट करता है। अब अगर इसके हिसाब से देखें तो ये आपका I इज इक्वल्स टू क्या होगा, कैपिटल M डिवाइड बाय कैपिटल V, कैपिटल M मतलब स्मॉल m इंटू 2L और एरिया इंटू 2L, 2L से 2L कैंसिल हुआ, या फिर लिख सकते हैं पोल स्ट्रेंथ पर यूनिट एरिया, इसको हम ये भी लिख सकते हैं पोल स्ट्रेंथ पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया, ठीक है। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन का मतलब है हाउ इजीली अ मटेरियल कैन बी मैग्नेटाइज, ठीक है, नहीं सॉरी इंटेंसिटी है ये, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन का मतलब इसका मतलब है कि the extent up to which the material can be magnetized, the extent up to which the material can be magnetized, मतलब एक मटेरियल को रखेंगे कितना हद तक, किस हद तक हम उसको मैग्नेटाइज कर सकते हैं, ये उस चीज को रीड करता है। इसी जैसा एक वर्ड और है मैग्नेटाइजिंग फोर्स, मैग्नेटाइजिंग फोर्स, या इसको हम मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी भी बोलते हैं, मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी H से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा इसकी यूनिट भी सेम है जो अभी हमने पढ़ी थी, एम्पियर पर मीटर, सेम यूनिट है, ठीक है। और ये क्या चीज है, नंबर ऑफ एम्पियर्स, नंबर ऑफ एम्पियर टर्न्स, नंबर ऑफ एम्पियर टर्न्स, ठीक है, नंबर ऑफ एम्पियर टर्न्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ एम्पियर टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है। और बेसिकली इसको हम ये कह सकते हैं कि एक्सटेंट ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, जैसे मैंने एक मटेरियल को रखा, ये कोई मैग्नेटिक मटेरियल है और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड मैंने अप्लाई कर दिया, ये यहां से नॉर्थ पोल और ये मैंने साउथ पोल लिया। अब देखो एक एक्सटेंट तो इस मटेरियल की खुद की है, भाई ये कितना मैग्नेटाइज हो सकता है, उसको तो हम इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन कह रहे हैं, और एक ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, ये इस मटेरियल को कितना किस एक्सटेंट तक मैग्नेटाइज कर सकते हैं, इनकी कैपेसिटी, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की कितनी कैपेसिटी है उसको हम क्या बोलेंगे, मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी, ठीक है, यूनिट सेम है, क्लियर है। और मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी चाई एम, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी को हम बोल सकते हैं कि भाई हाउ इजीली अ मटेरियल कैन बी मैग्नेटाइज, हाउ इजीली मटेरियल कैन बी मैग्नेटाइज, किसी भी मटेरियल को कितना आसानी से मैग्नेटाइज किया जा सकता है उसको हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, ठीक है। और मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, ये किस किस का रेशियो है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन टू द मैग्नेटाइजिंग फोर्स, टू द मैग्नेटाइजिंग फोर्स या मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। अब ये भी यूनिटलेस डायमेंशनलेस है, ये भी क्या है, यूनिटलेस डायमेंशनलेस है, यूनिटलेस
डायमेंशनलेस, जैसे म्यू आर था, ठीक है। देखो ये सारी चीज तो समझ में आ गई। इसके बाद हम बात करते हैं हिस्टैरिसीस कर्व। हिस्टैरिसीस कर्व पहली बात तो एच और आई के बीच बनाया जाता है, पहले तो ये बात, एच और आई के बीच में। आई लैगिंग करता है एच के, इसी को हम हिस्टैरिसीस बोलते हैं। जैसे मान लो एक ग्राफ बनाया, किस चीज के लिए, एक मटेरियल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख के हम उसका ग्राफ बनाते हैं। यहां पे मैंने आई लिया, यहां पे एच लिया, जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हम अप्लाई कर रहे हैं उसके लिए एच। अब वो मैग्नेटिक मटेरियल को जब हम मैग्नेटाइज करते हैं तो एक उसकी लिमिट तक मैग्नेटाइज हो सकता है, उसकी आई की वैल्यू फिक्स हो जाती है, एच कितना भी इंक्रीज करते रहो। उसके बाद हम डीमैग्नेटाइज करते हैं उस मटेरियल को, तो मुझे कुछ ऐसा ग्राफ मिलता है इसका एग्जैक्टली, ठीक है, इस टाइप का ग्राफ मिलता है। तो ये जो ग्राफ बना है, ये ग्राफ हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर हम कई चीज देखेंगे। यहां पे सबसे पहले इन पॉइंट्स को नाम देते हैं। ये पॉइंट कौन से, ओ, ए, ये बी, और ये सी, और ये डी, और इसको ई, और इसको एफ हमने बोल दिया। आपने देखा एच को जैसे जैसे इंक्रीज करते जा रहे हो वैसे वैसे आई की वैल्यू इंक्रीज होती जा रही है। फिर एच को कितना भी इंक्रीज कीजिए, आई की वैल्यू इंक्रीज नहीं हो सकती, उसके बाद कांस्टेंट हो जाती है। एच को डिक्रीज करोगे तो आई की वैल्यू डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। फिर आप क्या करोगे, आप देखोगे कि एच की वैल्यू कंप्लीटली जीरो हो गई, लेकिन आई की वैल्यू जीरो नहीं हो पाई, उसके अंदर अभी भी कुछ ना कुछ आई की वैल्यू बची हुई है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन उसके अंदर है, जिसको हम क्या बोलते हैं, रिटेंटिविटी। क्या बोलते हैं, रिटेंटिविटी, रिटेंटिविटी या रेजिडुअल मैग्नेटिज्म, रेजिडुअल मैग्नेटिज्म, ठीक है, रेमिनेंस भी बोल सकते हैं। अब यहां पे रेमिनेंस है कितना, या इंटेंसिटी रिटेंटिविटी जिसको हम बोल रहे हैं, ये रिटेंटिविटी है कितनी, ये रिटेंटिविटी है इक्वल्स टू ओ बी इक्वल्स टू ओ ई, ये और ये दोनों तरफ बराबर है। रिटेंटिविटी का मतलब वैल्यू ऑफ आई व्हेन एच इज इक्वल्स टू जीरो। एच की वैल्यू को जीरो कर देते हैं तो आई की वैल्यू कितनी बची हुई है, यानी मटेरियल को मैग्नेटिक फील्ड हटाने के बाद उसके अंदर रेजिडुअल मैग्नेटिज्म कितना है उसको मेजर करता है। इसी तरीके से दूसरा वर्ड है हमारे पास में कोर्सिविटी, कोर्सिविटी। अब आप H की वैल्यू को नेगेटिव डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में इंक्रीज करते हो तो मटेरियल डीमैग्नेटाइज होगा, C पे आने के बाद उसकी I की वैल्यू जीरो होगी, इस एक्सिस के ऊपर I की वैल्यू जीरो है, I की वैल्यू जीरो हो गई, लेकिन आपने कितना अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइजिंग फोर्स अप्लाई किया, यानी H की वैल्यू नेगेटिव डायरेक्शन में कितनी अप्लाई की, सो दैट कि I की वैल्यू जीरो हो जाए, उसको हम क्या बोलते हैं, कोर्सिविटी। तो कोर्सिविटी की वैल्यू है OC इक्वल्स टू OF, ठीक है, OC इक्वल्स टू OF। इसी तरीके से अपोजिट डायरेक्शन में फिर आगे H की वैल्यू को बढ़ाओगे तो अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होना शुरू हो जाएगा, फिर डीमैग्नेटाइज करोगे, फिर अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज हो जाएगा। तो इस तरीके से एक लीप शेप अपने को मिलती है। इसका एरिया अंडर कर्व क्या देगा, लॉस ऑफ हीट एनर्जी, ठीक है, लॉस ऑफ एनर्जी कह सकते हैं। जब मटेरियल को मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज करते हैं तो धीरे धीरे वो उसके अंदर एनर्जी का लॉस होता है, वो एनर्जी का लॉस इसका एरिया अंडर कर्व से पता चलता है, ठीक है। कोई मटेरियल जो है कोर्सिविटी रिटेंटिविटी कम या ज्यादा होने का मतलब क्या होता है, अगर रिटेंटिविटी ज्यादा है इसका मतलब उसके अंदर रेमिनेंस ज्यादा है, मैग्नेटिक फील्ड हटाने के बाद भी उसके अंदर मैग्नेटिज्म रहता है, ठीक है। खास करके परमानेंट मैग्नेट वगैरह बनानी हो तो रिटेंटिविटी ज्यादा होनी चाहिए। कोर्सिविटी जितनी कम होगी उतना ही आसानी से उसको मैग्नेटाइज या डीमैग्नेटाइज किया जा सकता है, उतना ही आसानी से उसको मैग्नेटाइज या डीमैग्नेटाइज किया जा सकता है, ठीक है। तो ये हिस्टैरिसीस, हिस्टैरिसीस कर्व इसी को बोलते हैं, एच और आई के बीच बना हुआ कर्व, ठीक है। आपने नोटिस किया एच आगे आगे चलता है, आई पीछे पीछे चलता है, लेगिंग ऑफ आई टू द एच, इसी को हम क्या बोलते हैं, हिस्टैरिसीस, ठीक है। हालांकि ये टॉपिक बोर्ड क्लासेस में नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा पता होना चाहिए। क्लियर है ये सारी बात। अब बात आती है, जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं परमानेंट मैग्नेट बनानी है। परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए क्या चीज चाहिए, परमानेंट मैग्नेट बनानी है भाई, आप चाहोगे कि वो मैग्नेट जो है
पूरी तरह से मैग्नेटाइज रहे, मैग्नेटिक फील्ड ना भी हो तो भी मैग्नेटाइज रहे। कोई भी मैग्नेट बनाते हैं तो खास तरह के मटेरियल से बनाई जाती है, उसको मैग्नेटाइज किया जाता है, ठीक है, और वो फिर कंटिन्यूसली मैग्नेटाइज रहती है। लेकिन अगर उसका हम टेम्परेचर इंक्रीज करते चले जाए, एक स्टेज आएगी जिसपे जाके वो डीमैग्नेटाइज हो सकता है, डीमैग्नेटाइज हो जाता है, ठीक है। तो परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए हाई रिटेंटिविटी चाहिए अपने को, ठीक है। म्यू आर की वैल्यू अपने को क्या चाहिए, ज्यादा चाहिए, म्यू आर की वैल्यू यानी उसकी रिलेटिव परमिबिलिटी ज्यादा होनी चाहिए। इसी तरीके से एक वर्ड आता है इलेक्ट्रोमैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट यानी एक टेम्परेरी मैग्नेट अपने को बनानी है, तो इसके लिए क्या चाहिए, इसमें भी रिटेंटिविटी तो हाई होनी चाहिए, नो डाउट, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जो है उसका बहुत स्ट्रांग होना बनना जरूरी है, तो रिटेंटिविटी हाई हो। लेकिन इसमें जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है इसका मतलब एच जो कोर्सिविटी है इसकी वो कैसी होनी चाहिए भाई, बहुत ही कम होनी चाहिए, सो दैट कि वो उसको तेजी से मैग्नेटाइज और जल्दी से मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज किया जा सके, इलेक्ट्रोमैग्नेट। एक होती है ट्रांसफॉर्मर की कोर, ट्रांसफॉर्मर कोर, ट्रांसफॉर्मर की कोर अगर अपने को बनानी है, ट्रांसफॉर्मर की कोर बनाने के लिए क्या चाहिए भाई, ट्रांसफॉर्मर जो होता है वो बेसिकली एक ऐसा डिवाइस है जिसमें हम क्या करते हैं, जैसे मान लो ये एक ट्रांसफॉर्मर की कोर मैंने ऐसे तैयार कर दी, इस पे बाइंडिंग कर रखी है, प्राइमरी कॉइल, ये सेकेंडरी कॉइल, इसके बीच में हम सॉफ्ट आयरन रखते हैं, ये पूरा जो ये जो आपको दिखाई दे रहे थे, मैंने जो रेक्टेंगल टाइप बनाए हैं, ये सारे के सारे सॉफ्ट आयरन थे जिसके ऊपर कॉइल को लपेटा गया। ये सॉफ्ट आयरन ही क्यों यूज किया गया, यानी हम एक ऐसा मटेरियल यूज करेंगे जिसमें एडी करंट की वजह से या हीट लॉस जिसके अंदर कम से कम हो, यानी एक ऐसा मटेरियल परफेक्टली हम प्रेफर करेंगे ट्रांसफॉर्मर की कोर बनाने के लिए जिसमें एनर्जी का लॉस कम से कम हो। यानी जो लीप स्ट्रक्चर बनी थी उसमें हम ये चीज देखेंगे कि एरिया अंडर कर्व किसका कम है, जिसका कम होगा उसी को हम प्रेफर करेंगे, उसी को हम प्रेफर करेंगे, ठीक है। ये सारी बातों को ध्यान रखते हुए, ये मटेरियल को चूज करते हुए, तो ये जो नॉलेज है अपने काम वहां पे आती है, ठीक है, ये नॉलेज वहां पे काम आती है। इसी तरीके से आपको एक चीज और बताते हैं, जैसे टेम्परेचर का इफेक्ट हम पढ़ रहे थे, टेम्परेचर का इफेक्ट क्या क्या होता है उस पर एक बार फिर क्यूरी लॉ क्या है इसके बारे में समझते हैं। क्यूरी लॉ, ठीक है, क्यूरी लॉ, क्यूरी लॉ के बारे में हम समझते हैं। क्यूरी लॉ के अकॉर्डिंग कोई भी जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है किसी पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर होती है। मतलब आप सीधे सीधे ये लिख सकते हो, चाई एम ऑफ पैरामैग्नेटिक मटेरियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। मतलब एब्सोल्यूट टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, चाई एम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। और अगर हम इसको इकट्ठा लिखें तो यहां पे देखो चाई एम जो है इज इक्वल्स टू सी बाई टी लिख सकता हूं मैं, सी यहां पे क्यूरी कांस्टेंट है, क्या है, क्यूरी कांस्टेंट, क्यूरी कांस्टेंट, टी क्या है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, टी क्या यहां पे एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, ठीक है। जितना टेम्परेचर कम होगा, जितना टेम्परेचर कम होगा वैसे वैसे उसकी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी। लेकिन मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू डिक्रीज होती है जैसे जैसे टेम्परेचर को आप इंक्रीज करोगे, ठीक है, जैसे जैसे टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे। ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ पैरामैग्नेटिक मटेरियल डिक्रीजेस, ठीक है, याद रखिए क्योंकि रेसिप्रोकल है। और क्यूरी टेम्परेचर, क्यूरी टेम्परेचर हम किसको बोल रहे हैं, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर ऐसा होता है जिसपे हमारा पैरोमैग्नेटिक मटेरियल जो है, क्यूरी टेम्परेचर आता है एक वर्ड, क्यूरी टेम्परेचर, ये खास तरह का टेम्परेचर होता है, यानी टीसी से मैं रिप्रेजेंट करूं, जिस टेम्परेचर के ऊपर एट दिस टेम्परेचर पैरोमैग्नेटिक, पैरोमैग्नेटिक मटेरियल बिकम्स पैरामैग्नेटिक,
वो कैसा बनना शुरू हो जाता है, पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करना शुरू हो जाता है। उस पर्टिकुलर टेम्परेचर को हम क्या बोलेंगे, क्यूरी टेम्परेचर। ठीक है, ऐसे ही एक और लॉ है क्यूरी वेस लॉ। क्यूरी वेस लॉ, क्यूरी वेस लॉ क्या बोलता है कि भाई इस क्यूरी टेम्परेचर के बाद जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर डिफरेंस, टेम्परेचर डिफरेंस के रेसिप्रोकल होता है। इसको मतलब ऐसे समझ सकते हो, क्यूरी वेस लॉ ग्राफ बनाया था हमने, याद कीजिए। ग्राफ देखने में एक जैसे थे, ये चाई एम और ऐसा ग्राफ बनाया था मैंने। ठीक है, ये टेम्परेचर, क्यूरी टेम्परेचर, इस टेम्परेचर के बाद कहता है, इस टेम्परेचर के बाद हमें कह रहा है, इस टेम्परेचर के बाद अकॉर्डिंग टू क्यूरी वेस लॉ, अब क्यूरी टेम्परेचर शॉर्ट में लिख लीजिए, चाई एम ऑफ फेरोमैग्नेटिक substance is reciprocal of T माइनस टी नोट। भाई T माइनस टीसी, T माइनस टीसी के रेसिप्रोकल होता है, मतलब इसके बाद टेम्परेचर आप कितना बढ़ा रहे हो, टेम्परेचर डिफरेंस के रेसिप्रोकल हो जाएगा। यानी जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है धीरे धीरे वो क्या बनता चला जाता है, पैरामैग्नेटिक बनता चला जाता है। ठीक है, तो ये था आज का पूरा लेक्चर जो वन शॉट में हमने कवर किया। उम्मीद करता हूं सारा का सारा लेक्चर अच्छे से देखा होगा। ठीक है, सारे के सारे पॉइंट्स रिवाइज हुआ गए होंगे। बहुत कुछ शॉर्ट में मैंने बताया है, थोड़ा बहुत उसमें ये नहीं कह सकते कि जो मेन जो मैंने टॉपिक्स में करवाया हुआ है उतना का उतना करवाऊंगा, लेकिन फिर भी कोशिश की है कि एक पूरी यूनिट को हमने समराइज कर लिया 2 लेक्चर के साथ में। तो पूरी यूनिट जो जिसमें हम मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और मैग्नेटिज्म एंड मटेरियल कंप्लीट यूनिट 2 शॉर्ट वीडियो के अंदर हमने पूरी कर ली है। और बच्चों के साथ मैं ये उम्मीद करता हूं बच्चों से कि वो इस लेक्चर को देख करके पूरे के पूरे डाउट्स उनके क्लियर हो गए होंगे। अकॉर्डिंग टू बोर्ड पैटर्न मैंने पढ़ाया ये सारा। ठीक है, क्योंकि कंपटीशन के लिए बात करें, नीट जेईई के बच्चों के लिए बात करें तो इससे एक्स्ट्रा भी है, उनके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। क्योंकि यहाँ पे मेनली अभी टारगेट कुछ बच्चे जो है बोर्ड स्टूडेंट भी हैं जो लाइव लेक्चर देखते हैं अपने, तो उन स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि इन वीडियोस को अच्छा देख करके साथ में अपने नोटबुक के भी दोबारा से पढ़ो और क्वेश्चन जरूर लगाओ बोर्ड पैटर्न के अकॉर्डिंग। ठीक है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, बने रहिए एग्जाम हट के साथ। जय हिंद।